गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे, सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर से हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक के प्रोविजन को हर एक क्वेश्चन बना के हम डिपार्टमेंट से पूछेंगे और डिपार्टमेंट से उस क्वेश्चन का आंसर लेंगे। इस इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम प्रोविजन कवर करेंगे सो डेट सारे प्रोविजन आपको लेक्चर के साथ ही लर्न हो जाएंगे। आप एक ही बार में पूरे लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर, इजी वे के अंदर आपको प्रोविजन समझा दी जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा आज हम आपको टॉपिक कवर करा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन था कि सप्लाई का वैल्यूएशन क्यों करना है। तो डिपार्टमेंट ने कहा आपको ध्यान होना चाहिए, जीएसटी हमेशा क्या लगता है, वैल्यू बेसिस लगता है। तो इसलिए हमको सप्लाई का क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब हमने अगला क्वेश्चन पूछा कौन सी सप्लाई का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा सप्लाई होनी चाहिए, चाहे वो सप्लाई क्या हो, टैक्सेबल हो, चाहे वो सप्लाई क्या हो, नॉन टैक्सेबल हो, और इवन अगर वो सप्लाई क्या हो, एग्जेम्प्ट भी हो, बस ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। तो हम आपको उसका वैल्यूएशन सिखा देंगे। अब हमने अगला क्वेश्चन पूछा सप्लाई भी चलो ठीक है, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, लेकिन कौन सा, फॉर ए कंसीडरेशन वाला या शेड्यूल फर्स्ट के अंदर जो विदाउट कंसीडरेशन थी उसका भी वैल्यूएशन बताएंगे। डिपार्टमेंट ने क्या कहा, ट्रांजैक्शन सप्लाई होनी चाहिए, अगर वो फॉर ए कंसीडरेशन हो या फिर इवन विदाउट क्या हो, कंसीडरेशन हो। अगर ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई है, तो उसका वैल्यूएशन हम आज आपको सिखाने वाले हैं। अब हमने डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा सीजीएसटी एक्ट में वैल्यूएशन का मैकेनिज्म कहां पर दिया है, कहां इसके प्रोविजन बनाए। तो डिपार्टमेंट ने इसका आंसर दिया कि इसका एक सिंगल सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 15, उसके अंदर हमको वैल्यूएशन का मैकेनिज्म दिया है, साथ में हमको उसके दिए हैं रूल्स, रूल 27 से लेकर रूल 35। तो हम आपको सेक्शन 15 के प्रोविजन समझाएंगे, रूल 37 से लेकर 35 भी, 27 से लेकर 35 भी कराएंगे, और साथ में हम आपको कराएंगे जीएसटी के वैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स हैं वो हम आपको यहां पर कवर कराएंगे। और इस इंटरेस्टिंग वे के अंदर कवर कराएंगे कि सो डेट आपको एक ही बार देखने और सुनने से प्रोविजन आपको आसानी से समझ भी आ जाएंगे और एग्जाम तक आपको लर्न भी रह जाएंगे, मेमोराइज भी हो जाएंगे। अब हमने अगला क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछा कि जीएसटी में ठीक है कौन सी वैल्यू पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, चाहे सप्लाई गुड्स की हो चाहे सप्लाई सर्विस की हो, वैल्यूएशन एक ही है और वो होगी वैल्यूएशन उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन की गई है। हमने कहा ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन की गई है। ओके, सप्लायर रिसिपेंट से जो प्राइस क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, रिसिपेंट सप्लायर को जो प्राइस क्या कर रहा है, पे कर रहा है। हमने कहा प्राइस का मतलब क्या होता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा प्राइस का मतलब होता है मॉनिटरी कंसीडरेशन। ठीक है, तो जो मॉनिटरी कंसीडरेशन सप्लायर रिसिपेंट से क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, और वही उसकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। मतलब जो भी प्राइस एक्चुअली पेड कर दी गई है या फिर पे करना है, ओके, डजंट मैटर की पे कर दी गई है या पेबल है, जो भी प्राइस है वही उसकी क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। हमने कहा यहां पर ये एक्चुअली वर्ड का क्या मतलब होता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा एक्चुअली का मतलब होता है नेट ऑफ क्या है, डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, फिर जो एक्चुअल पेमेंट रिसिपेंट जो सप्लायर को कर रहा है वही उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, बनेगी। अब हमने डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट मान लीजिए अगर हमारा जो रिसिपेंट है अगर वो सप्लायर का कौन है, रिलेटेड पर्सन है, तो भी क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, अगर सप्लायर और रिसिपेंट क्या है, रिलेटेड पर्सन है, तो फिर उस केस में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या नहीं मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। या फिर ये मान लीजिए अगर रिसिपेंट सप्लायर का रिलेटेड पर्सन नहीं है तो ही हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या मानेंगे, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा अगर रिसिपेंट सप्लायर का रिलेटेड पर्सन हुआ तो फिर क्या होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा इसीलिए तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि साथ में हम आपको क्या कराएंगे, वैल्यूएशन रूल्स कराएंगे। तो वैल्यूएशन रूल्स के अंदर हम आपको जाके उसका क्या बता देंगे, वैल्यूएशन बता देंगे। हमने कहा यह बात समझ में आ गई है। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा हम रिसिपेंट से प्राइस तो क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ओके, मॉनिटरी कंसीडरेशन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम उससे कोई नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन भी क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कुछ एक्सचेंज में क्या ले लिया, गुड्स ले लिया, पुरानी एक्टिवा ले ली, ओके, पैसे भी ले लिए, और नई एक्टिवा क्या कर दी, हमने बेच दी। तो फिर क्या उस केस में जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है क्या वही उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो। जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है अगर वो प्राइस क्या है, सोल कंसीडरेशन है, मतलब आपको किसी भी तरह का और कोई दूसरा कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है, मॉनिटरी कंसीडरेशन के अलावा और कोई नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है, तभी हम आपकी प्राइस को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर प्राइस आपकी क्या नहीं है, सोल कंसीडरेशन नहीं है, आपको नॉन मॉनिटरी
कंसीडरेशन भी क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि साथ में हम आपको वैल्यूएशन रूल्स भी कवर कराएंगे, तो फिर उसका वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यूएशन रूल्स में जाके होगा। तो हमने कहा बात समझ में आ गई, रिसिपेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और प्राइस जो चार्ज कर रहे हैं अगर वो सोल कंसीडरेशन है और कोई नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन नहीं है, तो फिर जिस प्राइस पे क्या हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है, जो प्राइस एक्चुअली क्या है, पेड और क्या है, पेबल है, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, तब आप उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो हम डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही है, हमने कहा बात हमको बिल्कुल ऑलरेडी क्या चुकी है, समझ में आ चुकी है। अब हमने डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा कि सप्लायर जो है रिसिपेंट से प्राइस तो चार्ज कर ही रहा है, ठीक है ना, उस सप्लाई पे और कोई दूसरे टैक्सेस भी लग रहे हैं, ठीक है ना, अदर देन क्या लग रहे हैं, जीएसटी के अलावा भी कोई दूसरे क्या लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, कोई दूसरी ड्यूटीज लग रही है। जैसे मान लीजिए कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, जीएसटी भी लगता है और उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। कोई दूसरे टैक्सेस हैं, लाइक मान लीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, XYZ एंटरटेनमेंट टैक्सेस हैं, तो किसी भी तरह के कोई दूसरे टैक्सेस है, ड्यूटीज है, सेस है, सरचार्ज है, फीस है, जो किसी भी लॉ से उस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे क्या हो रही है, लेवी हो रही है, ठीक है। तो फिर क्या वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा इसका आंसर मिलेगा 15 सबसेक्शन 2 की क्लॉज किससे, ए से। और डिपार्टमेंट ने कहा अगर सप्लायर रिसिपेंट से क्या करता है, चार्ज करता है, अगर सप्लायर रिसिपेंट से वो अदर टैक्सेस जो उस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे क्या हो रहे हैं, लेवी हो रहे हैं, जो ड्यूटीज लेवी हो रही है, जो सरचार्ज, सेस है, फीस क्या हो रही है, लेवी हो रही है, अगर सप्लायर रिसिपेंट से क्या करता है, चार्ज करता है, तो 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ने कहा है यस, वो अदर टैक्सेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे, और उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा सप्लायर तो रिसिपेंट से जीएसटी भी क्या करता है, चार्ज करता है, तो क्या वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अदर देन जीएसटी, मतलब जीएसटी का भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि जीएसटी पे दोबारा क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, नहीं, जीएसटी के अलावा कोई दूसरे क्या है, टैक्सेस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई इंपोर्ट क्या हो गई, ये ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए, कोई फ्यूल क्या हो गए, सरचार्ज हो गए, कोई सेस हो गया है, तो वो सभी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा सप्लायर रिसिपेंट को जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कर रहा है उसके लिए जो प्राइस क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, और प्राइस के साथ में वो उनसे उनका टीसीएस भी क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। टीसीएस क्या होता है, इनकम टैक्स होता है, तो टीसीएस भी क्या कर रहा है, वो तो उनसे क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो क्या टीसीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, टीसीएस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि टीसीएस इनकम टैक्स है, वो उस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स नहीं है, वो रिसिपेंट का कौन सा है, पर्सनल टैक्स है, ठीक है। और टीसीएस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सभी क्या है, वन ऑफ द मोड ऑफ रिकवरी ऑफ क्या है, इनकम टैक्स है। तो ये उस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगने वाला क्या नहीं है, टैक्स नहीं है। इसलिए टीसीएस जो सप्लायर ने रिसिपेंट से क्या करा है, कलेक्ट करा है, ओके, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। जीएसटी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। हमने कहा बात यहां पर समझ में आ गई है। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा भाई सप्लायर रिसिपेंट से प्राइस तो क्या कर रहा है, चार्ज कर ही रहा है, ओके। अब सप्लायर किसी पेमेंट करने के लिए क्या था, लायबल था, मतलब सप्लायर की भी कोई लायबिलिटी थी, सप्लायर को भी किसी थर्ड पार्टी को क्या करना था, पेमेंट करना था, ओके। तो सप्लायर उसको पेमेंट करने के लिए खुद क्या था, लायबल था, ओके। लेकिन वो एक्सपेंडिचर किसने इनकर कर दिया, रिसिपेंट ने क्या कर दिया, इनकर कर दिया। मतलब जो ओरिजिनल लायबिलिटी जो किसकी थी, सप्लायर की थी, जो ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की थी, वो रिसिपेंट ने क्या कर दी है, इनकर कर दी। तो मान लीजिए सप्लायर को तो उसने एक्स अमाउंट पे कर दिया, और सप्लायर की जो लायबिलिटी थी थर्ड पार्टी को, उसने वाई अमाउंट क्या कर दिया, पे कर दिया। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, क्योंकि सप्लायर ने जो प्राइस चार्ज करी है वो तो एक्स है, ओके। लेकिन रिसिपेंट भी सप्लायर की लायबिलिटी को क्या कर रहा है, पे कर रहा है, वाई अमाउंट। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा, एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 और क्लॉज कौन सा है, बी, वो क्या कहता है, इंक्लूड्स हो जाएगा। क्या इंक्लूड होगा, अगर कोई ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की थी, मतलब सप्लायर उस लायबिलिटी के लिए क्या था, लायबल था, लायबल टू क्या था, पे था, लेकिन वो लायबिलिटी किसने इनकर कर दी, बट इनकर्ड बाय क्या कर दी, रिसिपेंट कर दी, तो वो सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। तो रिसिपेंट ने सप्लायर के बिहाफ पे क्या कर दिया, पेमेंट टू क्या कर दिया, थर्ड पार्टी कर दिया, तो वो सप्लायर की ही वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। अब हमने डिपार्टमेंट से यहां पर क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए ओरिजिनल लायबिलिटी सप्लायर की थी ही नहीं, रिसिपेंट की ही क्या थी, लायबिलिटी थी, कि मैंने आपको क्या दे दी, नोट्स दे दिए, और साथ में क्या दे दिया, पीडीएफ दे दिया, ओके। मैंने आपसे फीस क्या कर ली, चार्ज कर ली, और आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ये नोट्स है, आप इनका प्रिंट खुद ही क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। मतलब मैं आपको हार्ड कॉपी क्या नहीं करूंगा, प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं तो सॉफ्ट कॉपी क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अब प्रिंट निकलाना है तो वो एक्सपेंडिचर करने की लायबिलिटी किसकी है, आप ही की है। आपने मेरे को एक्स अमाउंट क्या कर दिया, पे कर दिया, और फिर आपने प्रिंट पे वाई अमाउंट का क्या करा, खर्चा करा। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, रिसिपेंट ने जो वाई अमाउंट का खर्चा करा है, क्या ये सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो। हमने क्या कहा, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी किसकी होती, सप्लायर की होती, अगर मेरी लायबिलिटी होती कि मेरे को आपको हार्ड कॉपी क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, ओके, फिर मैं आपसे एक्स अमाउंट
अमाउंट चार्ज करता और मैं कहता जिनसे मैं प्रिंट कराता हूं आप उनको वाई अमाउंट क्या कर दीजिएगा, पे कर दीजिएगा। तो ओरिजिनल लायबिलिटी अगर मेरी होती, सप्लायर की होती, और मेरे बिहाफ पे अगर रिसिपिएंट एक्सपेंडिचर इनकर करता तो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्स प्लस क्या होती, वाई होती। लेकिन ओरिजिनल लायबिलिटी सप्लायर की थी नहीं, रिसिपिएंट की ही क्या थी, लायबिलिटी थी उस एक्सपेंडिचर को इनकर करने की, और रिसिपिएंट ने वो एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, इनकर भी कर दिया। तो फिर वो सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। अब हमने डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा, सप्लायर रिसिपिएंट से प्राइस तो चार्ज कर ही रहा है, उसके अलावा इंसिडेंटल जो एक्सपेंसेस उसने करे उस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे कि उस सप्लाई को करने के लिए उसने किसी को क्या दिया, कमीशन दिया, तो वो रिसिपिएंट से वो कमीशन चार्ज कर रहा है। मान लीजिए किसी एजेंट को सेलिंग कमीशन दिया, सेल्स कमीशन दिया, ओके, तो रिसिपिएंट से प्राइस तो चार्ज कर ली और रिसिपिएंट से वो कमीशन भी क्या करा, चार्ज करा। सप्लाई करने के लिए उसको गुड्स की क्या करनी पड़ी, नॉर्मल या स्पेशल पैकिंग करके देनी पड़ी, ओके, तो उसने रिसिपिएंट से प्राइस तो चार्ज करी है, और साथ में ये जो इंसिडेंटल उसको एक्सपेंसेस करने करे वो भी उसने रिसिपिएंट से क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। अब सप्लायर, हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि सप्लायर रिसिपिएंट से ये जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के नाम से जो पैसा क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, ओके, प्राइस तो उसने चार्ज ही कर ली मशीन के लिए। अब उसके अलावा भी जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए उसको सप्लाई करने के लिए पहले क्या करना पड़ा, इंस्पेक्शन करके देना पड़ा, ओके, उसका मशीन का सर्टिफिकेशन करके देना पड़ा, उसकी पहली क्या करके देनी पड़ी, टेस्टिंग करके देनी पड़ी, तो इसके लिए भी अमाउंट क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो वो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने क्या कहा, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, अगर सप्लायर रिसिपिएंट से क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए, ओके, जैसे एग्जांपल कमीशन हो गया, एग्जांपल है कमीशन हो गया, पैकिंग हो गई, नॉर्मल स्पेशल हो गई, तो वो सब उसकी सप्लाई की वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। अब हमने कहा जैसे मान लीजिए जीटीए है, ओके, वो गुड्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे तो ले ही रहा है और साथ में क्या कह रहा है कि मेरे को इसकी क्या करनी पड़ेगी, लोडिंग भी करनी पड़ेगी, मेरे को इनकी क्या करनी पड़ेगी, अनलोडिंग भी करनी पड़ेगी, मेरे को इसका क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ट्रांसिट का क्या होगा, इंश्योरेंस भी होगा, तो इस सब नाम से वो क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो क्या वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेंगे। डिपार्टमेंट ने क्या कहा, अगर सप्लायर कोई भी रिसिपिएंट से अमाउंट क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, अगर सप्लायर चार्ज कर रहा है, खुद सप्लायर चार्ज कर रहा है, थर्ड पार्टी नहीं, खुद अगर सप्लायर क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, किसके लिए, जो भी काम उसने आपको करके दिया है, जो भी चीज उसने आपको करके दी है, किसने करके दी है, सप्लायर ने करके दी है। कब करके दी है, एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को सप्लाई करते समय या उससे पहले पहले, उसकी डिलीवरी देते समय या उससे पहले पहले, जो भी चीज सप्लायर ने करके दी और सप्लायर ने उसके लिए जो भी अमाउंट आपसे चार्ज कर लिया, वो सभी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। हमने कहा एग्जांपल, तो डिपार्टमेंट ने कहा जैसे मान लीजिए डीलर गाड़ी बेच रहा है, तो गाड़ी बेचते समय वो साथ में इंश्योरेंस भी करके देता है और डिलीवरी देते समय सप्लायर डीलर वो आपसे इंश्योरेंस का पैसा भी क्या कर लेता है, ले लेता है, ओके, वारंटी के पैसे भी क्या कर लेता है, ले लेता है, ओके, और आपने उसी समय डिलीवरी लेते समय, डिलीवरी के लेते से पहले आपने कहा मेरे को तो एक्सटेंडेड वारंटी भी करानी है, और उस एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा अगर आपने सप्लायर को दिया, थर्ड पार्टी को नहीं, अगर आपने किसको दिया है, सप्लायर को दिया, तो वो एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा भी जो आपने सप्लायर को दिया, मतलब जो भी आपने एट द टाइम और बिफोर क्या करा, डिलीवरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जो भी सप्लायर ने करके दिया उसके लिए जो भी अमाउंट चार्ज करा, वो सभी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो सप्लाई बिकम क्या बन जाती है, कंपोजिट सप्लाई बन जाती है। और प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी, जो गाड़ी बेच रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो फिर उसी रेट से पूरे अमाउंट पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। तो जो उसमें सप्लाई कौन सी होगी, प्रिंसिपल होगी। जैसे गाड़ी बेचना प्रिंसिपल सप्लाई थी, ठीक है, तो गाड़ी पे जिस रेट से जीएसटी लगता है, अब इंश्योरेंस पे, वारंटी पे, एक्सटेंडेड वारंटी पे, एसेसरीज पे, ठीक है ना, किस पे, एसेसरीज पे, इन सभी पे गाड़ी की रेट से ही क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए हम जो सप्लाई कर रहे हैं एफओआर बेसिस कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्री ऑन क्या है, रोड, फ्री ऑन क्या है, रेल, मतलब डिलीवरी तक का ट्रांसपोर्टेशन सप्लायर खुद क्या करके दे रहा है, ओके, और उसके लिए वो आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, ओके, डिलीवरी तक का। तो डिलीवरी तक का ट्रांसपोर्टेशन वो आपको क्या कर रहा है, सप्लाई करने तक का ट्रांसपोर्टेशन जो भी चार्ज करेगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए अगर सप्लायर ने एक्स फैक्ट्री बेसिस क्या करा, माल बेचा, ठीक है ना, फैक्ट्री बेसिस, फैक्ट्री पे वहीं पर क्या दे दी, डिलीवरी दे दी, वहीं पर सेल हो गई। फिर आपने सप्लाई होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में रिक्वेस्ट करा सप्लायर को कि आप ट्रांसपोर्टेशन करके दे दो और जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो मेरे से चार्ज कर लेना। तो डिलीवरी के बाद की सप्लाई के बाद में जो भी एक्सपेंडिचर सप्लायर ने इनकर्ड करे और उसके लिए जो भी अमाउंट क्या करा, चार्ज करा, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो हमने कहा बात समझ में आ गई है। अगर सप्लायर कुछ भी करता है, एनीथिंग डन करता है, कौन करता है, खुद सप्लाई करता है, एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा खुद ले रहा है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी थर्ड पार्टी से कराते हो तो फिर वो जो डीलर है ना, जो कार बेच रहा है, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। जिसने आपको एक्सटेंडेड वारंटी की सर्विस दी है
वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और सर्विस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन डीलर अगर खुद गाड़ी बेचते समय आप उससे एक्सटेंडेड वारंटी क्या कर लेते हो, ले लेते हो, तो फिर प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी होगी, गाड़ी बेचना, तो उस एक्सटेंडेड वारंटी के चार्जेस पर भी क्या लगेंगे, गाड़ी के रेट से ही, सप्लाई ऑफ गुड्स के रेट से ही क्या लगेंगे, जीएसटी लगेंगे। तो सप्लायर ने जो भी चीज आपको करके दी है और उसके लिए जो भी अमाउंट चार्ज कर रहा है, खास बात यह कि यह चीज कब के कब करके दी है, तो सप्लाई से पहले पहले और उसकी डिलीवरी देने से पहले पहले जो भी चीज करके दी है उसके लिए जो भी अमाउंट चार्ज करता है वो सभी अमाउंट उस सप्लायर की ही वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। हमने कहा यहां पर बात हमको क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। अब हमने डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा। ओके, मान लीजिए रिसिपेंट ने सप्लाई का क्या नहीं करा, टाइमली पेमेंट नहीं करा, मतलब उसका क्या करा, डिलेड पेमेंट करा। ओके, हमने उसको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था। ओके, और ये हमने कहा था अगर 3 महीने में भी तूने उसका पेमेंट नहीं करा तो फिर हम 1% पर मंथ की रेट से तेरे से ब्याज क्या करेंगे, वसूल करेंगे। 1% की रेट से हम लेट फी क्या करेंगे, लेंगे, पेनल्टी लेंगे। अब हमारे रिसिपेंट ने सप्लाई का क्या करा, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन करा। ओके, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन करा। सप्लायर ने इसके लिए मान लीजिए इंटरेस्ट क्या करा, चार्ज करा, एग्जांपल 1% पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का क्या करा, ब्याज चार्ज करा, 50,000 रुपए का ब्याज चार्ज करा। लेट फी उसने क्या कर ली, 2 महीने की चार्ज कर ली, उस पर पेनल्टी क्या कर ली, चार्ज कर ली। किस बात की, क्योंकि रिसिपेंट ने सप्लाई का टाइमली पेमेंट नहीं करा था, डिलेड पेमेंट करा था, किसका, कंसीडरेशन का। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि ये जो इंटरेस्ट क्या करा है, चार्ज करा है, क्या इसे हम सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है, सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ओके, या फिर जो सप्लाई ऑफ गुड्स करी है हमने उसी की वैल्यू का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी। डिपार्टमेंट ने कहा ध्यान से सुनो, अगर इंटरेस्ट किसका था, डिलेड पेमेंट ऑफ किसका था, कंसीडरेशन का था, लोन का नहीं, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन का, मतलब जिस सप्लाई का कंसीडरेशन पेमेंट करने में डिले हुई है, ओके, उसके लिए इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी वो उसी सप्लाई की वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। उसे हम कोई सेपरेट सप्लाई नहीं मानेंगे, किसी सेपरेट सप्लाई का क्या नहीं मानेंगे, कंसीडरेशन नहीं मानेंगे, लोन का इंटरेस्ट नहीं मानेंगे। लोन का इंटरेस्ट तो जीएसटी में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना, ये वो नहीं है। ओके, जो सप्लाई करी है ये उसी की वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। हमने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई। इस पे कौन सी रेट से जीएसटी लगेगा, डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल है, ये किसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन रहा है, जो आपने सप्लाई करी है, तो फिर उस पे सप्लाई पे जिस रेट से जीएसटी लगता है, इंटरेस्ट पे, लेट फी पे और पेनल्टी पे, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन पे, इस पे भी उसी रेट से क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। इस पर भी सेम रेट से क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ओके, मान लीजिए सप्लाई की वैल्यू थी 5 लाख, आपने 5 लाख पे 12% क्या दे दिया, 60,000 का जीएसटी दे दिया। अब 3 महीने में उसने टाइमली पेमेंट नहीं करा, मान लीजिए आपने उससे 20,000 रुपए का क्या लिया, ब्याज लिया, तो 20,000 रुपए पे 12% की रेट से, उसी रेट से, ठीक है ना, जिस रेट से सप्लाई पे क्या लगा है, जीएसटी लगा है, तो इतने पे क्या लगेगा और जीएसटी लगेगा। अब हमने क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए हमने इंटरेस्ट क्या करा, चार्ज करा 20,000, लेकिन हमने अलग से जीएसटी तो चार्ज नहीं करा, हमने इस पे ये 20,000 भी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे, लेकिन हमने इस पे अलग से जीएसटी तो लिया ही नहीं। हमने पेनल्टी का अमाउंट ले लिया, लेकिन पेनल्टी के साथ में जीएसटी का अमाउंट तो लिया ही नहीं। हमने सिर्फ लेट फी का अमाउंट ले लिया, लेकिन लेट फी पे लगने वाला जीएसटी का अमाउंट तो हमने अलग से लिया ही नहीं। अब क्या होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर आपने इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी पे फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन पे अगर अलग से जीएसटी क्या नहीं करा, चार्ज नहीं करा, तो जितने भी अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज करा, जितने भी अमाउंट की पेनल्टी चार्ज करी, जितनी अमाउंट की भी लेट फी आपने क्या करी है, चार्ज करी है, उसी को हम आपकी इंक्लूसिव ऑफ क्या मान लेंगे, जीएसटी मान लेंगे। अब हमने अगला क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए सप्लायर ने क्या कर दिया, चल ठीक है 2 महीने और लेट हो गए, उसने इंटरेस्ट क्या कर दिया, वेव कर दिया। तो अब क्या होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर वेव कर दिया तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। अगर वो चार्ज करता है, अगर सप्लायर रिसिपेंट से क्या करता है, चार्ज करता है, अगर सप्लायर रिसिपेंट से चार्ज करता है तभी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे। अगर सप्लायर रिसिपेंट से चार्ज नहीं करता, मान लीजिए वेव कर देता है, तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। हमने कहा बात समझ में आ गई। अब हमने अगला क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछा, ठीक है, एक्स अमाउंट तो हम क्या कर रहे हैं, रिसिपेंट से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और हमको कुछ अमाउंट की क्या मिल रही है, सब्सिडी भी मिल रही है। तो हमारी क्लास की फीस है 5100 रुपीस है, और हमको 4,000 रुपए की पर स्टूडेंट की क्या मिल जाती है, सब्सिडी मिलती है। इसलिए स्टूडेंट से मैं सिर्फ 1100 रुपए ही चार्ज करता हूं, क्योंकि 4,000 रुपए की मेरे को पर स्टूडेंट, ठीक है ना, डायरेक्टली लिंक्ड टू क्या है, प्राइस मेरे को क्या मिल जाती है, सब्सिडी मिल जाती है। हर बच्चे के रेस्पेक्ट में मेरे को 4,000 रुपए की क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। तो अब ये जो मेरे को 4,000 रुपए की सब्सिडी मिली है, मैंने तो प्राइस सिर्फ 1,100 रुपए ही क्या करी है, चार्ज करी है, तो क्या 1,100 रुपए पे जीएसटी लगेगा, या 4,000 रुपए को मेरे को पर स्टूडेंट की जो सब्सिडी मिल रही है वो भी मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। तो डिपार्टमेंट ने कहा एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और क्लॉज ई, अगर आपको क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, और वो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू क्या है, प्राइस है। हमने पूछा डायरेक्टली लिंक टू प्राइस क्या होता है, डिपार्टमेंट ने कहा पर स्टूडेंट सब्सिडी मिल रही है, इसका मतलब डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है। अगर यही सब्सिडी आपको मान लीजिए स्टूडियो सेटअप करने के लिए मिलती, ठीक है, पर स्टूडेंट के
हिसाब से नहीं मिलती तो हम उसे डायरेक्टली लिंक टू क्या नहीं मानते, प्राइस नहीं मानते। लेकिन पर स्टूडेंट बेसिस मिल रही है, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है। जैसे मान लीजिए सिलेंडर 1200 रुपए का है, ओके, और हर सिलेंडर पे मान लीजिए 400 रुपए की सब्सिडी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू क्या हो गई है, प्राइस हो गई है। तो कोई भी सब्सिडी मिल रही है जो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बन जाएगी, पार्ट बन जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा अगर यही सब्सिडी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिले, ये जो 4000 रुपए की सब्सिडी या 400 रुपए की सब्सिडी, ओके, अगर ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो फिर ये सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब किसी एनजीओ से मिले, किसी कॉर्पोरेट हाउस से मिले तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बन जाएगी, पार्ट बन जाएगी। डायरेक्टली लिंक टू प्राइस का मतलब क्या है, टू कीप प्राइस ऑफ सप्लाई लो, ठीक है, सो दैट आप रिसिपेंट से कम प्राइस क्या करो, चार्ज करो, ओके, और वो भी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए अगर सब्सिडी का अमाउंट सप्लायर को नहीं मिलकर रिसिपेंट को मिल रहा है, मतलब सप्लायर ने तो 1200 रुपए सिलेंडर के चार्ज कर लिए और जगर सर ने अपनी क्लास के 5100 रुपए चार्ज कर लिए, ओके, और सब्सिडी जो मिल रही है 400 रुपए की सब्सिडी सीधा रिसिपेंट को मिलती है उसके खाते में, ओके, या 4000 रुपए की सब्सिडी सीधा किसको मिलती है, आपको मिलती है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा अब इस केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1200 रुपए और 5100 रुपए रहेगी, ओके। तो अगर सब्सिडी किसको मिल रही है, रिसिपेंट को मिल रही है, तो उसका हमको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर सप्लायर को मिल रही होती तो वो सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता, प्रोवाइडेड वो सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही होती और प्लस वो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू क्या होती, प्राइस होती, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाती, इंक्लूड हो जाती है। हमने कहा यहां पर बात हमको समझ में आ चुकी है। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा, यस, अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा डिस्काउंट कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, डिस्काउंट हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। हमने कहा कौन सा वाला डिस्काउंट, उसकी क्या कंडीशन है, तो डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल सी बात है, किसी भी तरह का डिस्काउंट हो, चाहे वो कैश डिस्काउंट हो, क्वांटिटी डिस्काउंट हो, टर्नओवर डिस्काउंट हो, किसी भी तरह का डिस्काउंट हो, अगर ये डिस्काउंट आपको कब दे दिया गया है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब सप्लाई कर रहे हैं उस समय, उससे पहले ये डिस्काउंट दे दिया गया है और प्लस ये डिस्काउंट जो है ये इनवॉइस के अंदर क्या है, ड्यूली रिकॉर्डेड होना चाहिए, ओके, इनवॉइस में ड्यूली रिकॉर्डेड होना चाहिए, तो ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, आपको पहले ही बता दिया था वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, जो प्राइस एक्चुअली क्या होती है, चार्ज होती है, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है। तो डिस्काउंट ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस होना चाहिए, मतलब बिफोर एट द टाइम ऑफ क्या दे दिया गया हो, सप्लाई दे दिया गया। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन यहां पर पूछा, डिपार्टमेंट अगर मान लीजिए कोई डिस्काउंट है जो सप्लाई के बाद में दिया जा रहा है, मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, ओके, तो फिर उसका क्या होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा भी बाद में कैसे दिया जा रहा है, तो हमने कहा मान लीजिए कैश डिस्काउंट दे दिया, ओके, अगर आप पेमेंट कर दोगे टाइम पे तो हम आपको उस समय पेमेंट करते समय क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो इनवॉइस जब बनी थी तब कोई डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन पेमेंट बनते समय डिस्काउंट दे दिया। इनवॉइस बनी तब कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन आपने साल में कोई सर्टेन लैंडमार्क क्या कर लिया, अचीव कर लिया है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड, क्वांटिटी बेस्ड हमने आपको क्या दे दिया, बाद में डिस्काउंट दे दिया। तो सप्लाई होने के बाद में डिस्काउंट दिया तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा देखिए डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड रहेगा, बस इसकी कंडीशन है। तो हमने कहा क्या कंडीशन है, डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल सी कंडीशन है, ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इनवॉइस बनने के बाद में दे रहे हैं, सप्लाई के बाद में दे रहे हैं, ये जो डिस्काउंट आप भले ही बाद में दे रहे हो, लेकिन ये जो डिस्काउंट तय हो जाना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, कब होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट से तय हो जाना चाहिए। आप प्रूव कर पाओ कि हाँ ठीक है ना, कि ऐसा एग्रीड था, ऐसा एस्टेब्लिश था, और कब एस्टेब्लिश था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आप ये तय कर पा रहे हो, बता पा रहे हो कि हाँ डिस्काउंट भले ही बाद में दिया जा रहा है, लेकिन ये डिस्काउंट हमारे ने पहले ही एस्टेब्लिश हो गया था, पहले ही क्या हो गया था, एग्रीड हो गया था, कब, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब ये स्कीम हमने आपको उसी समय बता दी थी कि अगर टाइमली पेमेंट कर दिया तो हम 2% का डिस्काउंट हम आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। ये साल में आपने इतनी क्वांटिटी, इतना वॉल्यूम हमसे परचेज कर लिया तो हम आपको एंड में इतना डिस्काउंट दे देंगे। तो ये तय हो जाना चाहिए, कब, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। और प्लस जब आप क्या दोगे, डिस्काउंट दोगे, तो डिस्काउंट का तो आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे। तो सेकंड कंडीशन ये है कि वो जो क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हो, वो क्रेडिट नोट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। मतलब आपने उसको उसमें इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा। ओके, तो आप क्रेडिट को, डिस्काउंट को स्पेसिफिकली लिंक्ड कर पा रहे हो किससे, इनवॉइस से, कि ये डिस्काउंट किस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है। तो बस दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है ये जो भी डिस्काउंट आप पोस्ट सप्लाई दे रहे हो, ये डिस्काउंट स्पेसिफिकली लिंक्ड कर पा रहे हो इनवॉइस के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में डिस्काउंट दिया जा रहा है। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब आपने सप्लाई करी थी बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये डिस्काउंट की जो स्कीम है ये उसी समय क्या हो गई हो, रिसिपेंट के साथ में आपने एस्टेब्लिश कर ली हो इन टर्म्स ऑफ कौन सा एग्रीमेंट। तो भले ही ये डिस्काउंट क्या दिया जाए बाद
में दिया जाए। ठीक है, तो जब भी आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे हम उस महीने की आपकी लायबिलिटी को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। मान लीजिए मैंने कहा उस महीने मेरी कोई लायबिलिटी ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट ने कहा कोई बात नहीं, उस केस में हम आपको रिफंड दे देंगे। ओके, लेकिन मूल बात यह है कि अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है और डिस्काउंट स्पेसिफिक लिंक टू क्या है, इनवॉइसेस है और एग्रीड है, एस्टेब्लिश्ड है बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनता है, पार्ट नहीं बनता है। अब हमने कहा जब हमने इनवॉइस इशू करी थी तो रिसिपेंट ने तो पूरी इनवॉइस वैल्यू का क्या ले लिया होगा, आईटीसी ले लिया होगा। अब मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई तो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिपार्टमेंट ने कहा अभी वन मोर कंडीशन है, अगर रिसिपेंट आपका रजिस्टर्ड है तो उसने पहले पूरी इनवॉइस वैल्यू पे जीएसटी अमाउंट का आईटीसी लिया होगा। ओके, अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड हो जाएगा। इसकी वन मोर कंडीशन ये है कि जितने भी डिस्काउंट अमाउंट का डिस्काउंट है उस डिस्काउंट अमाउंट पे जितना भी क्या बनता है, आईटीसी बनता है। ठीक है ना, जितना भी डिस्काउंट के अमाउंट के रेस्पेक्ट में जितना भी क्या बनता है, आईटीसी बनता है, रिसिपेंट ने उतने अमाउंट के आईटीसी को क्या कर लिया हो, रिवर्स कर लिया हो। रिसिपेंट ने उतने अमाउंट के आईटीसी को क्या कर लिया हो, रिवर्स कर लिया हो। तो हमने कहा इसका मतलब तीन कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, लायबिलिटी फर्दर एडजस्ट हो जाएगी, फ्यूचर में ये रिफंड मिल जाएगा। कंडीशन ये है कि वो इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड कंडीशन ये है, जब क्रेडिट नोट इश्यू करोगे तो वो क्रेडिट नोट स्पेसिफिकली लिंक टू होना चाहिए इनवॉइसेस से। तीसरी कंडीशन, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, आईटीसी लिया, तो उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या कर दिया हो, रिवर्स कर दिया हो, जितना भी डिस्काउंट पे क्या बनता है, आईटीसी बनता है। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये हम आपको क्रेडिट नोट इश्यू करके क्या कर देंगे, डिस्काउंट क्या कर देंगे, दे देंगे, लेकिन ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि रिसिपेंट ने उसका आईटीसी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, जबकि कंडीशन ये है कि रिसिपेंट ने भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया। तो डिपार्टमेंट ने कहा इसका भी आंसर है, आपको क्या करना होगा, रिसीव करना होगा। हमने कहा हम और क्या करें, रिसीव करेंगे, हम तो और क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या रिसीव करें। तो डिपार्टमेंट ने कहा आपको रिसिपेंट से सीए का या सीए में क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या रिसीव करें। तो डिपार्टमेंट ने कहा आपको रिसिपेंट से सीए का या सीए में का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट क्या करना होगा, लेना होगा। आपको रिसिपेंट से ये रिसीव करना होगा, सीए या सीए में से किसी से भी वो क्या कर ले, सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन ले ले, और क्या सर्टिफाई करे, वो ये सर्टिफाई करे कि उसने आईटीसी का क्या कर लिया है, रिवर्सल कर लिया है। ऐसा सर्टिफिकेट आपको रिसिपेंट से क्या करना है, रिसीव करना है। तो रिसिपेंट को सीए या सीएमएस से ऐसा सर्टिफिकेट लेना है और उसे सर्टिफाई करना है कि डिस्काउंट अमाउंट पे जितना भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी बनता है उसने उसका क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया है, और ये सर्टिफिकेट आपको उससे रिवर्स कर लेना है। ओके, लेकिन ये तभी करना है जब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स जो होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी टैक्स उसके अंदर इन्वॉल्व था, वो एग्रीगेट ऑफ टैक्स का अमाउंट क्या हो, 5 लाख रुपए से ज्यादा हो, तो ही आपको ऐसा सर्टिफिकेट क्या करना है, उससे रिसीव करना है। अगर मान लीजिए हमने कहा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, अब ये कैसे प्रूव होगा कि उसने आईटीसी को रिवर्स करा है या नहीं करा। तो उस केस में डिपार्टमेंट ने कहा उस केस में आप उससे सेल्फ अंडरटेकिंग ले लें, सेल्फ सर्टिफिकेशन ले लें रिसिपेंट से कि उसने उस आईटीसी का, प्रोपोर्शनेट आईटीसी का क्या कर लिया है, रिवर्स कर दिया है। अगर एग्रीगेट ऑफ टैक्स का अमाउंट क्या नहीं है, 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। हमने कहा बात समझ में आ गई। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, सीए या सीएमए का सर्टिफिकेशन रिसीव करना है, और 5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है तो जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन है और सेल्फ सर्टिफिकेशन हमको उससे क्या करनी है, रिसीव करनी है, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ उसने आईटीसी को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, और अब हम अपनी लायबिलिटी को क्या कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे। हमने कहा बात समझ में आ गई। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा, मान लीजिए अगर सप्लाई हमने जो करी है किसी रिलेटेड पर्सन को करी है तो फिर वैल्यूएशन कैसे होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा फिर उसका वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यूएशन रूल से होगा। ठीक है, वैल्यूएशन किससे होगा, रूल से होगा। वैल्यूएशन रूल 28 है हमारे पास में। हमने कहा मान लीजिए सप्लाई जो करी है पार्टली फॉर ए क्या था, मॉनिटरी कंसीडरेशन था, और पार्टली क्या था, नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन था। तो फिर उस केस में वैल्यूएशन क्या होगा। डिपार्टमेंट ने कहा अगेन वैल्यूएशन रूल्स है 27 में उसका वैल्यूएशन बताया गया है। हमने कहा अगर सप्लाई मॉनिटरी कंसीडरेशन है ही नहीं, पूरा का पूरा ही क्या है, नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन है, वैल्यूएशन कैसे होगा। डिपार्टमेंट ने कहा अगेन सिंपल है यार, ठीक है, वैल्यूएशन किससे होगा, रूल 27 से होगा। रूल किससे होगा, 27 से होगा। तो हमने कहा बात यहां पर समझ में आ गई है। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 से क्या नहीं हो रही है, डिटरमाइन नहीं हो रही है, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन किससे होगा, वैल्यूएशन रूल से होगा। रूल 27, रूल 28, रूल 29, 30, 31, उन वैल्यूएशन रूल से क्या होगा, वैल्यूएशन होगा। हमने कहा यह बात हमको यहां पर अब अच्छे से क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। ओके, यस यस। अब हमने डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा। डिपार्टमेंट मान लीजिए मैं कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, एयर कंडीशनर क्या करता हूं, बनाता हूं। ओके, डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है। हमने कहा आगे ये हमारा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। मान लीजिए एयर कंडीशनर में लगने वाला कंप्रेसर होता है, वो हम इससे क्या करते हैं, बनवाते हैं। ओके, हमने इसको कंप्रेसर बनाने के लिए हमारे कुछ मोल्ड्स और डाइस क्या दिए, हमने फ्री ऑफ क्या दिए हैं, कॉस्ट दिए। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा हम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट बनाने के लिए, हमारे लिए कंपोनेंट बनाने के लिए जो मोल्ड
मोल्ड्स डाइस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, क्या वो सप्लाई कहलाएंगे? डिपार्टमेंट ने कहा बहुत ही सिंपल सी बात है, आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। वो जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है क्या वो आपका कोई रिलेटेड पर्सन है? हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारा किसी भी तरह का रिलेटेड नहीं है। क्या वो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है? हमने कहा नहीं यार, हमारा ना तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है ना रिलेटेड पर्सन है। क्या आपने उसको फॉर ए कंसीडरेशन दिया? हमने कहा अभी तो बताया विदाउट कंसीडरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। डिपार्टमेंट ने कहा जब वो फॉर ए कंसीडरेशन नहीं है, रिलेटेड पर्सन नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो उसको जो आपने दे दिया ऑब्वियसली बात है कि फिर वो क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। हमने कहा ये बात हमको समझ में आ गई। अब हमने कहा कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हमको कंपोनेंट बना के दे रहा है, वो उसका क्या करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेगा। तो हमने जो उसको मोल्ड्स दे दिए, डाइस दे दिए, क्या वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे? डिपार्टमेंट ने कहा अगेन क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिंपली एक ही चीज क्या करनी है, देखनी है कि वो मोल्ड्स और डाइस जो आपने उसको दिए हैं, ये खर्चा करने की लायबिलिटी थी किसकी? अगर ये खर्चा करने की लायबिलिटी बताइए क्या कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की थी? हमने कहा नहीं यार, ये हमारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की थी नहीं, ठीक है, ये तो मेरे को ही उसको क्या करने थे, देने थे। तो डिपार्टमेंट ने कहा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर आपका कौन हुआ, सप्लायर हुआ, और आप उसके कौन हुए, रिसिपेंट हुए। इसका मतलब ओरिजिनल लायबिलिटी सप्लायर की थी ही नहीं, आप ही की लायबिलिटी थी, और आपने ही वो एक्सपेंडिचर क्या करा, इनकर्ड करा। इसका मतलब वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो एक्सपेंडिचर करने की लायबिलिटी किसकी नहीं थी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की नहीं थी। कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की क्या नहीं थी, लायबिलिटी नहीं थी, मेरी ही लायबिलिटी थी। तो मैंने कहा मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, क्या मेरे को उसका आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ने कहा अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको कोई आईटीसी का रिवर्सल नहीं करना है, क्योंकि लायबिलिटी आप ही की थी, ठीक है, और आपने इन कोर्स ऑफ बिजनेस उनको क्या दिए हैं, मोल्ड्स और डाइस दिए हैं। जब वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस आपके क्या हुए हैं, यूज हुए, आप ही की लायबिलिटी थी, तो इस केस में आपको कोई आईटीसी का रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो इंक्लूड भी नहीं होगा। मैंने कहा अगर मान लीजिए वो जो मोल्ड्स और डाइस हैं, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने की लायबिलिटी किसकी थी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की थी। अगर वो लायबिलिटी किसकी थी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की ही थी, लेकिन वो एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड करा, ठीक है ना, बट सप्लाइड बाय इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, लेकिन हमने वो उनको क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, जबकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी उन्हीं की थी। डिपार्टमेंट ने कहा बस हाँ, अब हुआ ना ये, तो फिर उस केस में उसकी जो अमोर्टाइज कॉस्ट होगी, वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, क्योंकि आपने कहा इस वाले केस में ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी थी, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी किसकी थी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की थी, लेकिन वो किसने सप्लाइड करे, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ने क्या करे, सप्लाई करे। तो इस केस में उसकी जो भी अमोर्टाइज कॉस्ट होगी, क्योंकि रिपीटेटिव यूज के होते हैं, तो वो जरूर उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। हमने कहा बात हमको यहां पर समझ में आ गई। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, जैसे कि ये क्या होता है, सिलेंडर होते हैं, ये क्या है, रिटर्नेबल पैकिंग है। जैसे एग्जांपल हो गया गैस सिलेंडर हो गए हैं, या कोई भी ड्रम्स हो गए हैं, ये सब क्या होते हैं, रिटर्नेबल पैकिंग होते हैं। तो इसकी कोई जो अमोर्टाइज कॉस्ट होती है, क्या वो हमको अलग से वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़नी है? डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल सी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, अगर रिसिपेंट आपका रिलेटेड नहीं है, प्राइस सोल कंसीडरेशन है, तो जो भी आप प्राइस क्या करोगे, चार्ज करोगे, सिर्फ वही उसकी वैल्यू ऑफ क्या होगी, सप्लाई होगी, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अलग से आपको कुछ भी उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। जो गैस सिलेंडर की अमोर्टाइज कॉस्ट होती है, आपको उसको क्या नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, भले ही वो रिटर्नेबल क्या हो, पैकिंग हो, कोई डजंट मैटर नहीं है। जहां रिसिपेंट आपका रिलेटेड नहीं है, प्राइस आपकी क्या है, सोल कंसीडरेशन है, ओके, और ठीक है, वो लायबिलिटी सप्लायर की थी, और सप्लायर ने ही क्या करी है, इनकर्ड करी है, तो उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट कुछ भी इंक्लूड नहीं करनी। हां, अगर सप्लायर की लायबिलिटी होती और रिसिपेंट वो क्या करता, इनकर्ड करता, तो उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट हम उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या कर देते, इंक्लूड कर देते। हमने कहा यहां पर हमको बात क्या चुकी है, समझ में आ चुकी है। अब हमने डिपार्टमेंट से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अगर सप्लायर और रिसिपेंट क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो फिर जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है, आप उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानते, वैल्यूएशन रूल्स में उसका जाके वैल्यूएशन होता है, रूल 28 दिया हुआ है। अब कब रिसिपेंट सप्लायर का क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है ना, कौन से को मान लेंगे? तो डिपार्टमेंट ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लो, अगर रिसिपेंट सप्लायर का कौन है, स्पाउस है, या सप्लायर की स्पाउस है, कौन, रिसिपेंट। अगर सप्लायर की क्या है, स्पाउस है, या सप्लायर का स्पाउस है, तो वो क्या है, रिलेटेड है। अगर रिसिपेंट सप्लायर के कौन है, चिल्ड्रन है, अगर रिसिपेंट सप्लायर के कौन है, चिल्ड्रन है, ठीक है, रिसिपेंट सप्लायर के चिल्ड्रन है या स्पाउस है, तो वो कौन है, रिलेटेड पर्सन है। और अगर रिसिपेंट सप्लायर के कौन है, पेरेंट्स है, रिसिपेंट सप्लायर के पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ठीक है, तो वो रिलेटेड तभी माने जाएंगे जब वो सप्लायर पे क्या हो, होली या मेनली डिपेंडेंट हो। मतलब रिसिपेंट अगर स्पाउस है, चिल्ड्रन है, तब तो वो ऑलवेज ही कौन है, रिलेटेड माना जाएगा, मेंबर ऑफ क्या है, सेम फैमिली है। लेकिन पेरेंट्स हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, ब्रदर हुए, सिस्टर हुए, तो उनको सप्लायर का रिलेटेड पर्सन तभी माना जाएगा जब वो उस पे क्या हो, डिपेंडेंट हो, होनली या मेनली। अगर वो होनली मेनली डिपेंडेंट नहीं है, तो रिलेटेड पर्सन नहीं माना जाएगा,
फिर जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करोगे उसी प्राइस को हम आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके, और कब मानेंगे? तो और हम तब मानेंगे जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है, सप्लायर रिसिपेंट नहीं, मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तौर पे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तौर पे, ठीक है ना, क्या करता है 25% या उससे ज्यादा के वोटिंग स्टॉक शेयर्स क्या करता है, हेल्ड करता है। किसके? बोथ ऑफ देम, सप्लायर के और रिसिपेंट के, दोनों के। कोई पर्सन है, ठीक है, जो डायरेक्टली तौर पे या फिर इनडायरेक्टली तौर पे ओन करता है। कितने ओन करता है? मिनिमम 25% या 25% से ज्यादा क्या चीज है? शेयर्स, वोटिंग स्टॉक को क्या करता है? होल्ड करता है। किसके? दोनों के, ठीक है। तो सप्लायर रिसिपेंट दोनों को क्या मान लिया जाएगा? रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। ओके, वन ऑफ देम, मान लीजिए सप्लायर रिसिपेंट को या रिसिपेंट सप्लायर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंट्रोल का इन्होंने क्या नहीं दिया? एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कैसा कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल है या किसी भी तरह का कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल है। लेकिन ये कहा है कि अगर एक भी सप्लायर रिसिपेंट को या रिसिपेंट सप्लायर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, तो सप्लायर रिसिपेंट, रिसिपेंट सप्लायर का कौन हो जाएगा? रिलेटेड हो जाएगा। ओके, या फिर बोथ ऑफ देम, दोनों मिलके, सप्लायर और रिसिपेंट दोनों मिलके क्या है? कंट्रोल्ड हो रहे हैं, खुद कंट्रोल हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, ठीक है। इस वाले में तो क्या कहा था? वोटिंग स्टॉक था, किसी तीसरे ने दोनों के 25% या उससे ज्यादा के वोटिंग ले रखे थे। और यहां पर क्या कह रहे हैं? किसी तीसरे ने दोनों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है, तो भी वो क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। और तीसरा, दोनों मिलके, सप्लायर और रिसिपेंट मिलके किसी तीसरे को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। इससे पहले वाले में क्या था? तीसरा दोनों को कंट्रोल कर रहा है, और अब है दोनों किसी तीसरे को क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक था तीसरे ने दोनों के 25% या उससे ज्यादा की वोटिंग ले ली है, ठीक है। उसके बाद था कि एक दूसरे को, दूसरा पहले को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तीसरा दोनों को कंट्रोल कर रहा है, या दोनों मिलकर तीसरे को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर मेंबर ऑफ क्या है? सेम फैमिली है, तो वो क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। अगर आपका कोई सोल एजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंट है और एजेंट है ही नहीं, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसेशनर है, तो अगर वो सोल है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही एजेंट है, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा? रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है, और कब मानेंगे? ठीक है ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का कौन होगा? रिलेटेड पर्सन होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कौन होगा? रिलेटेड पर्सन होगा। ठीक है, अगर रिसिपेंट सप्लायर क्या है? लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर है इन बिजनेस में। अगर मान लीजिए सप्लायर रिसिपेंट जो है किसी फर्म है, किसी एक कॉमन फर्म के क्या है? पार्टनर है, ये भी उसमें पार्टनर है और ये भी उसके अंदर पार्टनर है, दोनों ही उसके अंदर क्या है? पार्टनर है। तो इसका मतलब सप्लायर और रिसिपेंट दोनों ही क्या हो गए? लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो गए किसी फर्म के अंदर, क्या हो गए? पार्टनर हो गए। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को क्या मान लिया जाएगा? रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। ओके, लास्ट है क्या? सप्लायर जो है वो रिसिपेंट के बिजनेस का ऑफिसर है। रिसिपेंट जो बिजनेस कर रहा है ना, रिसिपेंट जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस का ऑफिसर है। ओके, और रिसिपेंट जो है वो मान लीजिए सप्लायर के बिजनेस का क्या है? डायरेक्टर है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, सप्लायर रिसिपेंट के बिजनेस का डायरेक्टर है और रिसिपेंट सप्लायर के बिजनेस का ऑफिसर है, या उल्टा कर लो, ठीक है ना, सप्लायर जो है रिसिपेंट के बिजनेस का ऑफिसर है और रिसिपेंट सप्लायर के बिजनेस का क्या डायरेक्टर है। तो अगर आप ऑफिसर डायरेक्टर हो, सप्लायर रिसिपेंट ऑफिसर डायरेक्टर है किसके? एक दूसरे के बिजनेस के, एक दूसरे के बिजनेस के। पहले तो कहा था फर्म के ही क्या है? पार्टनर है, और कह रहे अब एक ही बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस के क्या हो? ऑफिसर डायरेक्टर हो, तो सप्लायर रिसिपेंट को क्या मान लिया जाएगा? रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। और जब रिलेटेड पर्सन होगा तो फिर वैल्यूएशन किस में होगा? वैल्यूएशन किससे होगा? रूल से होगा। वैल्यूएशन किससे होगा? वैल्यूएशन रूल से होगा। चलिए, वैल्यूएशन रूल्स में हम क्या करते हैं? बढ़ते हैं अब हम यस अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, अगर मान लीजिए हमने सप्लाई करी है और सप्लाई है तो फॉर ए कंसीडरेशन है, लेकिन वो पूरा का पूरा कंसीडरेशन मॉनिटरी कंसीडरेशन नहीं है, मतलब नॉट होनली इन मनी है। मतलब हो सकता है पार्ट कंसीडरेशन मनी में हो और पार्ट कंसीडरेशन अदर देन मनी हो, नॉन मॉनिटरी हो, या पूरा का पूरा ही कंसीडरेशन क्या हो? नॉन मॉनिटरी हो। ओके, तो फिर उस केस में क्या होगा? मतलब हमको नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन तो मिला ही मिला है, हो सकता है प्राइस भी मिली और हो सकता है प्राइस नहीं भी मिली हो, तो फिर उस केस में हम उस सप्लाई का वैल्यूएशन करेंगे कैसे? तो फिर डिपार्टमेंट ने इसका आंसर दिया, फिर ऐसे केस में जहां आपकी प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, ओके, प्राइस क्या नहीं है? सोल कंसीडरेशन नहीं है, तो फिर उसका वैल्यूएशन किस में होता है? वैल्यूएशन रूल्स में होता है। और वैल्यूएशन रूल बोलता है कि आप उस सप्लाई की क्या लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। जो अदर नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन मिला है ना, उसकी मनी वैल्यू मत निकालिएगा। आपने जो सप्लाई करी है ना, ठीक है, आप उसी की ओपन मार्केट वैल्यू निकालिए। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब होता है वो प्राइस, वो सप्लाई जो आपने प्राइस पे की हो, प्राइस आपका क्या हो? सोल कंसीडरेशन हो, रिसिपेंट आपका क्या ना हो? रिलेटेड पर्सन ना हो। तो सेम सप्लाई जो आप कर रहे हो, जिस प्राइस पे कर रहे हो, जो प्राइस आपकी सोल कंसीडरेशन है, रिसिपेंट आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है, उसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट वैल्यू। तो बस वही ओपन मार्केट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? वैल्यूएशन हो जाएगा। मान लीजिए उस सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू है ही अवेलेबल ही नहीं है, मैंने एक सिंगल ही सप्लाई करी थी और कोई दूसरी सप्लाई थी नहीं, तो फिर डिपार्टमेंट कहता है उस केस में आप वैल्यूएशन क्या करिएगा? अगर आपको कोई प्राइस मिली है तो
आप क्या करिए, सम टोटल कर दीजिए, जो भी प्राइस मिली है, जो भी मनी कंसीडरेशन है वो, और जो नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन है उसकी इक्विवेलेंट मनी वैल्यू आप क्या करिए, इक्विवेलेंट मनी वैल्यू। तो जो मॉनिटरी कंसीडरेशन है वो तो है ही, और जो नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन है आप उसकी इक्विवेलेंट क्या करिए, मनी वैल्यू करिए, और उसका आप क्या करिए, सम टोटल करिए, उसका आप सम टोटल कर लीजिए। ओके, तो इसका मतलब क्या, मान लीजिए अगर सिंगल स्टूडेंट ही है और उससे मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस भी चार्ज कर रहा हूं, और कोई मैं उससे क्या कर रहा हूं, एक्सचेंज, मान लीजिए कोई अदर नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन भी क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं, और कोई दूसरा स्टूडेंट ही नहीं है, तो ओपन मार्केट वैल्यू है ही नहीं। तो क्या करना है, ये जो प्राइस है ये तो मॉनिटरी कंसीडरेशन है ही, जो नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन है इसकी क्या करें हैं, लॉ कह रहा है इसकी आप इक्विवेलेंट क्या करिए, मनी वैल्यू निकाल लीजिए, और इन दोनों का क्या कर लीजिए, सम टोटल कर लीजिए, यही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए जो नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन है उसकी इक्विवेलेंट मनी वैल्यू निकली नहीं, हमने डिपार्टमेंट से पूछा उसकी निकली नहीं, तो फिर डिपार्टमेंट ने क्या कहा, कोई बात नहीं, उसी तरह की लाइक काइंड एंड क्वालिटी जो होगी ना, सेम तरह की रेपुटेशन की, कैरेक्टरिस्टिक की, फंक्शन की, क्वालिटी की जो सप्लाई होगी, तो उसकी जो मनी वैल्यू होगी वही आप उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लीजिए। तो पहले तो का ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं हो तो मॉनिटरी कंसीडरेशन जो है और नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन की इक्विवेलेंट मनी वैल्यू का सम टोटल कर लीजिए। ये भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसी तरह की जो सप्लाई है लाइक काइंड एंड क्वालिटी की है। लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रहे हो, रिसेंबल कर रहे हो, क्वालिटी उसकी रिसेंबल कर रही हो, फंक्शन उसके रिसेंबल कर रहे हो, कंपोनेंट उसके क्या कर रहे हो, रिसेंबल कर रहे हो, जिस मटेरियल से बनी है वो क्या कर रहे हो, रिसेंबल कर रहे हो। रिसेंबल का मतलब है क्लोजली या सब्सटेंशियली क्या कर रहे हो, रिसेंबल कर रहे हो। तो वो जो अदर दूसरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है उसको हम बोलते हैं लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और वो ही उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब ये भी नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, रूल 30, और रूल 30 बोलता है उस सप्लाई की जो भी कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, परचेज की कॉस्ट है, या सर्विस प्रोवाइड करने की जो भी कॉस्ट है उसमें 10% अपना मार्जिन जोड़ दीजिए, मतलब 110% कर दीजिए, और वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अब आप कह रहे मेरे को तो कॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर रूल 31 लगाइए, और रूल 31 कहता है वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा। अब जो भी बेस्ट रीजनेबल तरीका है आप उसका क्या करिए, वैल्यूएशन करिए, और ये आपका क्या हो गया, वैल्यूएशन हो गया। ओके, वैल्यूएशन हो गया। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मान लीजिए अगर हम सप्लाई किसको कर रहे हैं, हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन को कर रहे हैं, लाइक ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने डिपो को, अपनी दूसरी फैक्ट्री को, या सप्लाई क्या कर रहे हैं, रिलेटेड को कर रहे हैं। तो आपने कहा जब भी आप अपनी सप्लाई किसको करोगे, रिलेटेड पर्सन को करोगे, तो जिस प्राइस पे आपने करी है उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे, सेक्शन 15 से वैल्यूएशन नहीं होगा। तो रिलेटेड पर्सन को अगर हम सप्लाई करते हैं या डिस्टिंक्ट पर्सन को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो फिर उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगा। तो डिपार्टमेंट ने इसका आंसर दिया, उस केस में उसका वैल्यूएशन रूल 28 से किया जाएगा, रूल 28 से किया जाएगा। रूल 28 में वैल्यूएशन क्या होगा, डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल सी बात है, उस सप्लाई की आप क्या ले लीजिए, ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए, मतलब वही सेम सप्लाई अनरिलेटेड पार्टी को आप जिस प्राइस पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वही क्या हो जाएगी, रिलेटेड के केस में उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। हमने कहा ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो डिपार्टमेंट ने कहा कोई बात नहीं, उसके बाद में लाइक काइंड एंड क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। ये भी नहीं है तो फिर रूल 30 है ना, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोविजन, वो भी नहीं है, तो रूल 31 होता है ना, रूल 31 किसी भी रीजनेबल तरीके से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। पर डिपार्टमेंट ने कहा अब इसमें एक बात ध्यान से समझिएगा, प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइजो ये है, ऑप्शनल प्रोवाइजो है आपके पास में, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या कर लो, ले लो, और नहीं तो ये है जो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है, जो आपका रिलेटेड पर्सन है, अगर वो उन गुड्स को, जो गुड्स आपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करे, रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करे, अगर वो उनको एज सच क्या करता है, फर्दर सप्लाई करता है, ये प्रोवाइजो तभी लगेगा। डिपार्टमेंट ने कहा पहली बात तो वो गुड्स हो, ठीक है, और वो डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन उसको फर्दर सप्लाई करता हो, और फर्दर सप्लाई भी कैसे करता हो, एज सच ही कर देता हो। आपका डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन एज सच ही उसको क्या कर देता हो, सप्लाई कर देता हो। कौन, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड का मतलब कौन हो गया, आपका जो रिसिपेंट हो गया, करता है। तो फिर उस केस में वो जिस प्राइस पे क्या कर रहा है, फर्दर सप्लाई कर रहा है, वो जिस प्राइस पे क्या कर रहा है, फर्दर सप्लाई कर रहा है, उस प्राइस का कितना कर लो, 90% कर लो भाई, उसने भी तो अपना मार्जिन जोड़ा होगा। तो ये आपके पास में ऑप्शन है, या फिर तो आप अपनी सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या फिर वो जिस प्राइस पे क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है आपका रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, उसका क्या कर लो, 90% कर लो। ये आपके क्या है, ऑप्शन पे है, ठीक है ना, ये आपके क्या है, ऑप्शन ऑफ किस पे है, सप्लायर पे। लेकिन ये तभी होगा जब वो उसको एज सच क्या करता हो, फर्दर सप्लाई करता हो, ठीक है, फर्दर सप्लाई करता हो। तो दोनों में से जो लोअर हो आपका ऑप्शन है, आप इस पे क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो। ओके, यस। तो ये इसका क्या था, फर्स्ट प्रोवाइजो था। नाउ हम रूल 28 के सेकंड प्रोवाइजो पे आते हैं। रूल 28 मालूम है ना कब लगता है, जब डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को हमने क्या करी हो, सप्लाई करी हो। सेकंड प्रोवाइजो कोई ऑप्शनल नहीं है, वो ये बोलता है जो रिसिपेंट है आपका, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन है, जो रिलेटेड पर्सन है, अगर वो एलिजिबल है फुल आईटीसी लेने के लिए, ओके, जो सप्लाई आपने गुड्स या सर्विस की करी है, उस गुड्स और सर्विस पे लगने वाली जीएसटी पे, ठीक है, एलिजिबल है, ठीक है, फुल आईटीसी लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपने सप्लाई करी है, आपको इनवॉइस तो बनानी पड़ेगी। अब जितने
जितने भी अमाउंट के आप इनवॉइस बनाओगे उसमें जितना भी अमाउंट क्या करोगे डिक्लेयर करोगे, उसी अमाउंट को मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू है और वही बिकम आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ओके बस देखना क्या है, देखना बस ये जिस रिलेटेड पर्सन को, डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने सप्लाई करी है, जो रिसिपेंट है, क्या वो एलिजिबल है उस सप्लाई पे फुल आईटीसी लेने के लिए? कहीं उसका आईटीसी ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है ना, उस सप्लाई का ब्लॉक तो नहीं है। अगर फुल आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो तो फिर इनवॉइस में जो भी वैल्यू आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, उसी को मान लिया जाएगा कि वो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू है। और ओपन मार्केट वैल्यू ही तो रूल 28 में वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। और ये कोई ऑप्शनल प्रोवाइजो नहीं है, ठीक है ना, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल तो कौन सा था? फर्स्ट प्रोवाइजो क्या था? ऑप्शनल था जहां चॉइस दी गई कि ओपन मार्केट वैल्यू और 90% कौन सा? जो रिसिपेंट जिस प्राइस पे, ठीक है, रिसिपेंट जिस प्राइस पे फर्दर सप्लाई कर रहा है, एज सच कर रहा है, उसका 90%। तो ये क्या था? ओके तो हमने कहा मैं इसका एक एग्जांपल बना लेता हूं। इसका मतलब है एक एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लीजिए सोल एजेंट है। सोल एजेंट हमारा कौन होता है? रिलेटेड पर्सन ही तो होता है, ठीक है ना। तो सोल एजेंट हमारा कौन होता है? रिलेटेड पर्सन ही होता है। तो मैंने उसको क्या करी है, सप्लाई करी, तो वैल्यूएशन रूल 28 लगेगा। डिपार्टमेंट ने कहा रुकिए, रूल 28 कब लगता है? जब आपने सप्लाई ऑफ गुड सर्विस करी हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को करी हो, रिलेटेड को करी हो। अब एक खास बात समझिएगा, रूल 28 नहीं लगेगा अगर सप्लाई आपने किसको करी हो? एजेंट को करी हो, ठीक है ना, एजेंट को करी हो। तो मैंने कहा मान लो सोल एजेंट तो हमारा रिलेटेड ही होता है, तो डिपार्टमेंट ने कहा सोल एजेंट रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, डजंट मैटर। एजेंट के केस में रूल 28 नहीं लगेगा, उसके लिए स्पेसिफिकली कौन सा दिया? रूल 29 दिया है। मतलब एजेंट आपका इवन अगर रिलेटेड भी है तो भी रूल 28 क्या नहीं होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली रूल कौन सा बनाया गया है? 29 हमारे बनाया गया है। हमने कहा ठीक है, अब ये बात हमको यहां पर क्या आ गई है, समझ में आ गई है। ओके अब हमने डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा। डिपार्टमेंट मान लीजिए हम कोई होल्डिंग कंपनी है। डिपार्टमेंट ने कहा चलिए मान लीजिए आप क्या होल्डिंग कंपनी है, ओके और ये आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है। डिपार्टमेंट ने कहा चलो जैसा मनाओगे वैसा मान लेंगे, रिसिपेंट आपका कौन है? सब्सिडरी है। तो हमने कहा हम होल्डिंग कंपनी को मान लीजिए सप्लायर है और रिसिपेंट कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है वो हमारी क्या है? रिसिपेंट है। डिपार्टमेंट ने कहा मान लिया, लेकिन सप्लाई क्या करी? डिपार्टमेंट ने कहा बताते हैं सप्लाई क्या करी है। ये जो बैंकिंग कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है ना, उससे हमारी रिसिपेंट को, सब्सिडरी को क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो हमने उन बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या दी है? कॉर्पोरेट गारंटी दी है। मतलब हमने हमारे रिसिपेंट के बिहाफ पे बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या दिया? गारंटी दिया। और गारंटी देना तो एक सप्लाई ऑफ क्या हुआ? सर्विस ही हुआ, ठीक है। तो हमने गारंटी दी किसको है? हमने गारंटी दी है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ओके किसके बिहाफ पे दी है? हमारी सब्सिडरी के बिहाफ पे दी है। इसका मतलब रिसिपेंट हमारी कौन हो गई? सब्सिडरी हो गई है। ओके ऑन बिहाफ ऑफ कौन सा? रिसिपेंट दे दी। और इस गारंटी को क्या बोला जाएगा? ऑब्वियसली बात है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या दे? गारंटी दे, ओके, और सप्लाई रिसिपेंट क्या हो? रिलेटेड हो, तो रूल 28 लगता है। और ये गारंटी कौन सी कहलाएगी? कॉर्पोरेट गारंटी कहलाएगी। अब हमने कहा फिर इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? डिपार्टमेंट ने कहा इसके लिए रूल 28 सब रूल 2 बनाया गया है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बताएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ क्या बताएगा? सर्विस बताएगा। क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? तो भाई होल्डिंग कंपनी ने जो भी एक्चुअल कंसीडरेशन क्या करा? चार्ज करा कॉर्पोरेट गारंटी देने के लिए, सब्सिडी से जो भी करा, ठीक है ना, जो भी कंसीडरेशन क्या करा? चार्ज करा। अब इस कंसीडरेशन को आप क्या करिए? कंपेयर करिए किससे? 1% पर एनम से, ठीक है। हमने कहा ठीक है समझ लिया, पर एनम का क्या होगा? 1% होगा, लेकिन 1% कितने का? जितने का लोन लिया उतने का। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, जितने अमाउंट के रेस्पेक्ट में क्या दिया? गारंटी दी है। मालूम नहीं अभी तक लोन लिया नहीं लिया, या फिर कम अमाउंट का लोन लिया, डजंट मैटर। लोन लिया नहीं लिया, कितने अमाउंट का लिया, डजंट मैटर। आपने जितने अमाउंट की क्या दी है? गारंटी दी है। जितने अमाउंट की गारंटी क्या करी है? ऑफर करी है। उस गारंटी अमाउंट का 1% क्या पर एनम? मतलब मान लो अगर आपने 2 साल के लिए गारंटी दी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, क्योंकि 1 साल का 1% है तो 2 साल का मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए। ओके और 1% पर एनम है। अगर 6 महीने के लिए दी है तो 6 डिवाइडेड बाय क्या कर लीजिए? 12 कर लीजिए। ओके तो हमने कहा बात समझ में आ गई। डिपार्टमेंट ने कहा ये लीजिए, इररेस्पेक्टिव हमने लिख दिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी सब्सिडरी ने उस बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितने अमाउंट का लोन लिया, और लिया भी या नहीं लिया, आपने उनको क्या दे दी है? गारंटी दे दी है। ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई है, और जितने अमाउंट की गारंटी दी है उसका 1% पर एनम होगा, और एक्चुअल कंसीडरेशन में से दोनों में से जो क्या होगा? हायर होगा, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। ध्यान रखना 1% पर एनम में 2 साल के लिए दी, 3 साल के दी तो मल्टीप्लाई 2 3 हो जाएगा, और मंथ्स के लिए दी तो इस तरीके से अपन उसकी क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। हमने कहा बात मेरे को बिल्कुल समझ में आ चुकी है। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल है, ये होल्डिंग कंपनी है हमारी इंडिया में, ठीक है ना, और ये क्या है? सब्सिडरी कंपनी है हमारी। कहां पर? बाहर सब्सिडरी क्या है? कंपनी है। और हम बैंक को क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा आप वापस ध्यान से सुन लीजिएगा और रुकिएगा। रूल 28 सब रूल 2 तभी लगेगा जब आपका रिसिपेंट जो है, अपने एग्जाम्पल में जो सब्सिडरी है, ठीक है ना, ये आपकी क्या हो? लोकेटेड इन इंडिया हो। अगर ये आउटसाइड इंडिया क्या है? लोकेटेड है, तो रूल 28 सब रूल 2 क्या नहीं होगा? नहीं लगेगा।
तो नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब आपका रिसिपेंट लोकेटेड इन क्या हो, इंडिया हो। तो हमने कहा अब हमको बात बिल्कुल क्या आ गई है, समझ में आ गई है। अगर रिसिपेंट लोकेटेड क्या हुआ, आउटसाइड इंडिया हुआ, तो फिर उस केस में क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो हमने कहा हमको बात बिल्कुल क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है और समझी भी बात लिख दी है कि रूल 28 सब रूल 2 जो है डिपार्टमेंट ने कहा समझ ली, लिख भी दिए है, ये अप्लाई नहीं होगा। आपका जो रिसिपेंट अपने एग्जांपल में जो क्या थी, सब्सिडरी कंपनी थी, जिनको अपन ने क्या दी थी, कॉर्पोरेट क्या दी थी, जिनके बिहाफ पे बैंक को अपन ने कॉर्पोरेट गारंटी दी थी, अगर वो लोकेटेड है कहां पर, आउटसाइड इंडिया क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ क्या हो गया, कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस हो गया। उस केस में रूल 28 सब रूल 2 क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने कहा इसका मतलब एग्जांपल तो कुछ ऐसा भी बन सकता है, कैसा कि मान लीजिए भाई रिसिपेंट इंडिया में होना चाहिए ना, तो हो सकता है होल्डिंग कंपनी हमारी बाहर हो। अरे भाई होल्डिंग कंपनी बाहर हो सकती है और सब्सिडरी कंपनी इंडिया में हो सकती है, तो लोकेटेड इन क्या हो गया, इंडिया हो गया। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल हो सकता है कि अगर कोई ऐसा केस हुआ जहां कॉर्पोरेट गारंटी क्या करी है, प्रोवाइड करी है, किसने, आपकी जो फॉरेन में ओवरसीज जो एंटिटी है, अपने एग्जांपल में फॉरेन में जो हमारी होल्डिंग कंपनी और इंडिया में सब्सिडरी है, तो हमारी फॉरेन की होल्डिंग कंपनी बैंक को क्या देती है, सब्सिडरी के बिहाफ पे कॉर्पोरेट गारंटी देती है। रूल 28 सब रूल 2 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिसिपेंट जो कहां है, लोकेटेड इन इंडिया है। बस आपको ध्यान रखना होगा इस केस में क्या लगता है, आरसीएम लगता है। ठीक है ना, रिसिपेंट जो इंडिया में सब्सिडरी कंपनी है वो अंडर आरसीएम क्या करेगी, टैक्स क्या करेगी, जमा कराएगी। ठीक है, टैक्स जमा कराएगी। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए ये कॉर्पोरेट गारंटी है, कोई एक नहीं दे रहा, एक से ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट ने कहा उसको बोलते हैं को गारंटर। ठीक है ना, क्या हो सकते हैं, को गारंटर हो सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, अरे उस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसको अपन क्या कर देंगे, प्रोपोर्शन कर देंगे, जितनी प्रोपोर्शन की उन्होंने क्या दी है, गारंटी दी है। मान लीजिए गारंटी उन्होंने 6:4, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 3:2 बोल सकते हैं ना, इस रेशियो में दी है। तो जो भी आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली ना, 1% पर एनम ऑफ गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसीडरेशन विच एवर हायर, आप उसको 3:2 के रेशियो में क्या कर लीजिएगा, बांट लीजिएगा। तो अगर को गारंटर है तो आप ईच गारंटर की क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, जीएसटी लायबिलिटी निकालेंगे। कैसे, आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शन कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे, प्रोपोर्शन। किस प्रोपोर्शन में करेंगे, जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी क्या करी है, प्रोवाइड करी है, उसी रेशियो के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको अपोर्शन कर देंगे, उसका प्रोपोर्शनेट कर देंगे। तो हमने कहा अब हमको बात बिल्कुल अच्छे से यहां पर क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, जैसा रूल 28 सब रूल में प्रोवाइजो था, भाई रिसिपेंट एलिजिबल फॉर क्या, फुल आईटीसी है। ठीक है, तो जो भी इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर करोगे उसी को हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो क्या ऐसा प्रोवाइजो रूल 28 सब रूल 2, ठीक है, कॉर्पोरेट गारंटी के केस में भी क्या है, एप्लीकेबल है क्या? डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है। ये देखो प्रोवाइजो, अगर आपका जो रिसिपेंट है, अपने एग्जांपल में अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में क्या है, लोकेटेड है, अगर वो रिसिपेंट एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए, ठीक है, ये जो अपन ने कॉर्पोरेट गारंटी की सर्विस क्या करिए, प्रोवाइड करिए, इस पे लगने वाली जीएसटी पे अगर वो फुल आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, तो फिर ऐसे में होल्डिंग कंपनी इनवॉइस में जो भी वैल्यू क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी। अगेन जो भी वैल्यू क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी, उसी वैल्यू को क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर उसी को ही मान लिया जाएगा। फिर ये 1% पर एनम को ही मान लिया जाएगा। फिर ये 1% पर एनम एक्चुअल कंसीडरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे फुल आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है। तो जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे उसी को ही डीम्ड मान लिया जाएगा कि वही कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यू ऑफ सप्लाई की क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ क्या हो चुकी है, सर्विस हो चुकी है। ठीक है, हमने कहा बात समझ में आ गई है। रूल 28 गारंटी के केस में लगता है, डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, ध्यान से सुन लीजिए, रूल 28 कॉर्पोरेट गारंटी के केस में लगता है। हमने कहा ये बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हो? डिपार्टमेंट ने कहा हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई डायरेक्टर क्या देता है, ठीक है ना, कंपनी को, कंपनी के बिहाफ पे बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या देता है, गारंटी देता है, तो उसको कॉर्पोरेट गारंटी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल गारंटी बोलेंगे। और जो रूल 28 सब रूल क्या है, 2 है, वो एप्लीकेबल होता है कॉर्पोरेट गारंटी पे, वो एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे, पर्सनल गारंटी पे। तो अगर किसी डायरेक्टर ने बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या दे दी है, गारंटी दे दी है, पर्सनल गारंटी दे दी ऑन बिहाफ ऑफ किसके, कंपनी के दे दी है, तो रूल 28 सब रूल 2 उस केस में क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने कहा चलो उस केस में बता तो दो, फिर क्या एप्लीकेबल होगा, उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल बता देते हैं। देखो ये कौन हो गया, डायरेक्टर हो गया, ठीक है ना। डायरेक्टर ने क्या दी है, बैंक को ही दी थी ना, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। कॉर्पोरेट गारंटी तो नहीं कहलाएगी, कौन सी गारंटी कहलाएगी, पर्सनल गारंटी कहलाएगी। किसके बिहाफ पे दी है, किसी कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने क्या दे दी, गारंटी दे दी है। रूल 28 सब रूल 2 तो लगेगा नहीं। लेकिन अब इसमें आप खास बात समझ लो, आरबीआई का इसको पर्सनल गारंटी को लेकर, डायरेक्टर की गारंटी को लेकर आरबीआई ने मैंडेट
मैंडेट निकाला है और आरबीआई ने मैंडेट निकाल के कहा है कि अगर डायरेक्टर, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी पर्सनल गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ किसके, कंपनी के, तो वो डायरेक्टर किसी भी तरह का या कंपनी किसी भी तरह का उस डायरेक्टर को कोई भी कमीशन ब्रोकरेज क्या करेगी, नहीं देगी, किसी भी तरह का कोई भी कमीशन उसको नहीं दे सकती। ये आरबीआई ने मैंडेट निकाल दिया है कंपनियों पे कि अगर आपका डायरेक्टर किसी बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पर्सनल गारंटी देता है, अगर कॉर्पोरेट गारंटी देता है तो आप दे सकते हो उसको, कमीशन ब्रोकरेज दे सकते हो, लेकिन पर्सनल गारंटी दे रहा है तो आप किसी भी तरह का कमीशन ब्रोकरेज फीस आप क्या नहीं करोगे, पे नहीं करोगे। जब आप पे ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या हो गई, नील हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो फिर उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ठीक है, दे दी। अब मान लीजिए गारंटी देने के बाद में वो डायरेक्टर रहा ही नहीं कंपनी का, ठीक है ना, कंपनी का क्या नहीं रहा, डायरेक्टर नहीं रहा। अब तो आरबीआई का मैंडेट क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डिपार्टमेंट ने यहां पर क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी कि हाँ, मान लीजिए ये क्या हो गया, एक्स डायरेक्टर हो गया। ठीक है, क्यों, अब वो क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है विद मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट ने कहा भाई अब जब वो मैनेजमेंट के साथ है ही नहीं तो फिर वो अपनी पर्सनल गारंटी क्यों दे रहा है। तो हमने कहा अब तो कमीशन ले सकता है, हो सकता है कंपनी को नए डायरेक्टर की गारंटी नहीं मिल रही है या फिर उनकी गारंटी क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्टर की गारंटी को क्या कर रहे हैं, पर्सनल गारंटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो एक्स डायरेक्टर था जो अब मैनेजमेंट के साथ में कनेक्टेड नहीं है, उसने जो अपनी पर्सनल गारंटी दी हुई है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑन बिहाफ ऑफ किसके, कंपनी के। अब तो आरबीआई मैंडेट क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। अब तो कंपनी इसको कमीशन ब्रोकरेज फीस क्या कर सकती है, पे कर सकती है। अब इस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी, डिपार्टमेंट ने कहा बढ़िया जूस निकाला। सुनो, अब जब दे सकते हैं ना तो उस डायरेक्टर को जितना भी कमीशन आप दे रहे हो, रेम्यूनरेशन दे रहे हो, उसको जितना भी ब्रोकरेज फीस आप पे कर रहे हो, वही उस वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी पर्सनल गारंटी की। हमने कहा हमको बात अब अच्छे से बिल्कुल क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। डिपार्टमेंट से हमने एक और क्वेश्चन पूछा, चलो कॉर्पोरेट गारंटी दे दी, ठीक है ना, कॉर्पोरेट गारंटी दे दी या पर्सनल गारंटी दे दी, जो भी थी गारंटी हमने दे दी। अब उस लोन को टेक ओवर करा लिया। मान लीजिए वो लोन पहले किसके पास में था, एसबीआई के पास में था। ठीक है ना, अब वो आईसीआई बैंक के पास में क्या करा लिया, टेक ओवर करा लिया। वहां से और ज्यादा लोन भी मिल गया और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का था, तो नया लोन क्या हो गया, मिल गया। अब इस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया है, शानदार है, इसका भी हम ट्रीटमेंट बता देते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो होता ही है। इसको हम बोलते हैं टेक ओवर ऑफ क्या है, एग्जिस्टिंग लोन। तो एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप क्या करा देते हो, ठीक है ना, टेक ओवर करा लेते हो। तो पहले वाले को रीपे करना पड़ता है, ठीक है ना, और दूसरे वाला कंटिन्यू हो जाता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल है, बस इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जो जहां लोन आपने टेक ओवर कराया नई बैंक में, नई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, क्या वहां पर वापस से कोई नई गारंटी देनी पड़ी है क्या। हमने कहा नहीं नहीं, ये गारंटी ही उन्होंने क्या कर ली है, कंटिन्यू मान ली है। ठीक है ना, इसी डॉक्यूमेंट को उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। डिपार्टमेंट ने कहा जब किसी तरह की और कोई फ्रेश गारंटी दी नहीं है, ना ही उसका कोई रिन्यूअल हुआ है, इसका मतलब कोई नई सप्लाई ऑफ सर्विस तो हुई नहीं है। ठीक है ना, पहले जो हुई थी वो हो गई, ये तो टेक ओवर हुआ, लेकिन कोई वापस गारंटी फ्रेश तो ली नहीं है, ना ही उसका क्या हुआ, रिन्यूअल हुआ। इस केस में किसी भी तरह का जीएसटी पेबल बनता ही नहीं है। तो हमने पूछा हाँ मान लो कि नई बैंक ने कहा नई फ्रेश गारंटी क्या होगी, लगेगी फ्रेश, वो तो उस बैंक के रेस्पेक्ट में था, अब हमारे बैंक के रेस्पेक्ट में क्या देनी होगी, गारंटी देनी होगी। ओके, तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा अगर अब फ्रेश कॉर्पोरेट गारंटी क्या करनी पड़ रही है, मान लीजिए प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो फिर जब नई देनी पड़ रही है तो फिर तो वो अलग से क्या हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। जब अलग से सप्लाई सर्विस हो गई तो फिर तो उस पर जीएसटी क्या होगा, पेबल होगा ही होगा। तो हमने कहा बिल्कुल, अब यहां पर हमको बात अच्छे से क्या चुकी है, समझ में, ठीक है ना, समझ में आ गई है। ओके, तो ये हमारा कौन सा था रूल, कौन सा था, रूल 28 था। ठीक है, यस। अब हम लगाते हैं रूल 29। क्वेश्चन बनता है रूल 29 की एप्लीकेबिलिटी कब है। तो देखिए रूल 29 की एप्लीकेबिलिटी तब है जब आप कोई सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो एजेंट के थ्रू। आपको ध्यान है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर शेड्यूल अपन ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था, वहां का पैरा 3 था। ओके, एजेंट के थ्रू सप्लाई करते हैं। एजेंट को अपन ने क्या दे रखी, ऑथोरिटी दे रखी है कि अपने नाम का वो इनवॉइस क्या कर सकता है, इश्यू कर सकता है वो एजेंट। और एजेंट कौन सा, इंक्लूडिंग कौन सा, सोल एजेंट। तो सभी तरह के एजेंट है, चाहे वो सोल एजेंट रिलेटेड पर्सन हो या वो सोल एजेंट नहीं हो। एजेंट के थ्रू जब भी आप क्या करोगे, माल सप्लाई करोगे, गुड सप्लाई करोगे, तो वैल्यूएशन रूल 29 लगेगा। सिंपल सा है, क्या है उसकी आपको क्या लेनी है, ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। मतलब आपने एजेंट को सप्लाई करी है, ओके, तो उसकी जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी, मतलब वैसी सप्लाई आप अनरिलेटेड पर्सन को जिस प्राइस पे क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, वो ले लीजिएगा। और एजेंट भी तो आगे फर्दर सप्लाई करेगा, तो सेम क्या करिएगा जैसा रूल 28 के अंदर था कि एजेंट जिस प्राइस पे फर्दर क्या करता है, सप्लाई करता है, फर्दर क्या करता है, सप्लाई करता है किसको, अनरिलेटेड कस्टमर को, उस प्राइस का क्या कर लीजिए, 90% कर लीजिए। तो
एजेंट जो प्राइस क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स के जो सप्लाई कर रहा, चार्ज कर रहा है कौन, एजेंट, रिसिपेंट, उसका 90% और ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, आपकी चॉइस है, इसमें से जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। रूल 30 और 31 तो हमेशा रहता ही रहता है। रूल 30 क्या है, कुछ काम का नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कोई सब ये फेल हो जाते हैं, वैल्यूएशन नहीं हो पाता, तो रूल 30 कहता है जो भी आपकी सप्लाई की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप मैन्युफैक्चरर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रेडर हो तो कॉस्ट ऑफ क्या है, एक्विजिशन है, और सर्विस प्रोवाइडर है तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है, तो जो भी है आप उसका 110% कर लीजिए। यही रूल कौन सा होता है, 30 होता है। रूल 31 क्या कहता है, जब रूल 30 से भी क्या नहीं होता, वैल्यूएशन नहीं होता, तो फिर आपको रीजनेबल तरीके से क्या करना होगा, उसका वैल्यूएशन करना होगा। और रूल 31 ये भी कहता है भाई अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो सर्विस के केस में रूल 30 लगाना और सर्विस की कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस निकाल के उसका 110% करना, ये कम्बरसम टास्क हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सर्विस के केस में आपके पास में ऑप्शन है कि आप पहले रूल 31 क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। बाकी तो सीक्वेंस है, पहले रूल 30 लगता है फिर 31, लेकिन सर्विस वालों के केस में 30 लगाना दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो यहां पर सर्विस वालों को ऑप्शन दिया, ऐसा है दिक्कत है तो पहले आप रूल 31 लगा लो, रीजनेबल तरीके से क्या कर लो, वैल्यूएशन कर लो। ओके तो ये हमारा रूल कौन सा था, 31 था। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का रूल देखते हैं। रूल हमारा कौन सा है, 31A है, बहुत ही सिंपल है। ये जो लॉटरी के टिकट्स होते हैं ना, लॉटरी जो एक्शनेबल क्या है, क्लेम है, सप्लाई ऑफ क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है, इसके टिकट क्या होते हैं, बेचे जाते हैं। तो लॉटरी टिकट का क्या है, वैल्यूएशन है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉटरी टिकट जो होती है, लॉटरी जो होती है, ओके, उस पे 28% की रेट से क्या लगता है, जीएसटी लगता है। और जब स्टेट अपने एजेंट को क्या देती है, लॉटरी टिकट बेचने के लिए देती है, तो उस पे आरसीएम भी लगता है, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी भी होता है, ठीक है ना, और प्लस क्या लगता है, आरसीएम भी लगता है। हालांकि ये बात अभी की नहीं है, आरसीएम वाली टॉपिक की है, पर बात बता रहा हूं, दो चीजें हैं, एक तो आरसीएम भी लगेगा, आरसीएम में एजेंट को क्या करना होगा, जीएसटी देना होगा, गवर्नमेंट नहीं पे करती, एजेंट को देना होता है। और दूसरा, जिस प्राइस पे वो देते हैं वो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ क्या होती है, 28% जीएसटी होती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे भाई, लॉटरी टिकट बेच रहे हैं तो टिकट की कोई ना कोई फेस वैल्यू तो होगी। अब एक खास बात जो हो सकता है आपको ध्यान नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो ऑफिशियल गजट में, ठीक है ना, उस प्राइस को, उसकी डिफरेंट प्राइस नोटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्टेट जो भी है, जैसे मान लीजिए राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, तो फेस वैल्यू तो मान लीजिए 200 रुपए है टिकट की, ठीक है, वो ऑफिशियल गजट में वो नोटिफाई कर सकते हैं उसकी प्राइस को कितना, 180 भी कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन रूल्स यहां पर क्या बोलता है, इन दोनों प्राइस के अंदर जो भी प्राइस क्या होगी, हायर होगी, ठीक है। एक तो कौन सी प्राइस है, जो भी उस टिकट की फेस वैल्यू है, और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू लाके जो उसकी प्राइस क्या करी है, तय करी है। तो दोनों में से जो हायर प्राइस होगी, अपने एग्जांपल में 200 है, तो इसको आप ये इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो डिवाइडेड बाय 128 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, और यही लॉटरी की क्या निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ऐसा अपन ने क्यों करा है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि स्टेट जब अपने एजेंट को लॉटरी टिकट देती है आगे बेचने के लिए, तो वो उसे हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही क्या होता है, माना जाता है, मतलब उसमें 28% जीएसटी जुड़ा हुआ है। तो आपको करना सिर्फ इतना है, ये तो आपको मालूम पड़ गया। इसका रीजन आपको करना यह है कि क्वेश्चन में टिकट की फेस वैल्यू भी दी हुई होगी, और ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू जो प्राइस तय करी है वो भी होगी। आपको करना यह है कि दोनों में से जो भी हायर अमाउंट आता है, उस हायर अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 डिवाइडेड बाई 128 से, और ये निकल जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। नॉलेज के लिए बता देता हूं, आरसीएम कब लगता है लॉटरी पे, आरसीएम तब लगता है जब स्टेट गवर्नमेंट अपने एजेंट को क्या देती है, लॉटरी टिकट देती है। एजेंट जब आगे फर्दर करता है तब आरसीएम नहीं लगता, स्टेट गवर्नमेंट अपने एजेंट को क्या देती है, लॉटरी टिकट देती है। तो एजेंट क्या होता है, रिसिपेंट होता है, और स्टेट गवर्नमेंट सप्लायर होती है, तो उस केस में क्या लगता है, आरसीएम लगता है। जब एजेंट सप्लायर होता है तो उस केस में क्या नहीं लगता, आरसीएम नहीं लगता। ओके, रूल 31A आगे फर्दर ये भी कहता है, आप हॉर्स रेस पे बैटिंग भी करते हैं, सट्टे उस पे लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, तो उस केस में अभी तो वैल्यूएशन कौन सा था, लॉटरी टिकट था। बाकी के केस में जैसे कि आपने बैट अमाउंट लगाया हॉर्स रेसिंग के केस में, तो जितना भी अमाउंट आपने बैट पे लगाया, या फिर हॉर्स क्लब जो टर्फ क्लब होते हैं वहां पर आपको ध्यान होगा टोटलिजेटर होते हैं, तो जितना भी अमाउंट आपने उन पे लगाया है, बैट पे लगाया है, ओके, जितना भी अमाउंट लगाया वही उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो इसमें कुछ भी विशेष बात नहीं है, एग्जाम में आने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यस, रूल 31 क्या है, बी है, और रूल 31 हमारे पास में सी है। ये क्या है, ऑनलाइन मनी गेमिंग का है। क्वेश्चन बनता है ऑनलाइन मनी गेमिंग है, पहली बात तो ये सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स है। एक्शनेबल क्लेम है, बीइंग सप्लाई ऑफ क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग होते हैं, कसिनोज होते हैं, कसिनो में खेलने के लिए आप टोकन लेते हो, चिप लेते हो, ओके, कोई भी कॉइन क्या करते हो, लेते हो, या ऑनलाइन मनी गेमिंग में है ऑनलाइन क्रिकेट, लूडो, सांप सीढ़ी ये खेलते हो, तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। डिपार्टमेंट ने आंसर दिया, बहुत ही सिंपल है,
आप जितना भी अमाउंट क्या करते हो उस ऐप को क्या करते हो, पे करते हो। जितना भी अमाउंट आप क्या करते हो, पे करते हो। जितना भी अमाउंट आपने उनको पे कर दिया, जितना भी अमाउंट आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। किसने कर दिया है? सप्लायर ने डिपॉजिट कर दिया। कैसे? चाहे मनी में डिपॉजिट कर दिया हो या मनी वर्थ लाइक वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गया, जैसे भी डिपॉजिट कर दिया। तो जितना भी अमाउंट आपने, चाहे वो मनी में है या मनी वर्थ में, जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया है वही उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। कल आप उसमें से पूरा खेलो नहीं खेलो, फिर पैसा उसमें से क्या कर लो, विड्रॉ कर लो, कुछ पैसा ऐप खुद आपके खाते में क्या कर दे, अपनी तरफ से क्या कर दे, बोनस डाल दे। ओके, नहीं, आपने जितना अमाउंट क्या करा है, डिपॉजिट करा है ना, चाहे आप उसमें से पूरा का मत खेलो। आपने 5,000 डिपॉजिट करे, खेला 1,000 का, 4,000 विड्रॉ कर दिया, डजंट मैटर। जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया, किसके पास में डिपॉजिट कर दिया? सप्लायर के पास डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट तो कौन करेगा? रिसिपिएंट करेगा। चाहे मनी में कराओ या मनी वर्थ लाइक वर्चुअल डिजिटल एसेट में कराओ, डजंट मैटर। जितना डिपॉजिट करोगे वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अब आप कहोगे कसिनो के केस में क्या होगा? तो कसिनो के केस में होगा तो यही रूल 31C लगेगा उस केस में। जितना भी अमाउंट, वहां पर भी जितना अमाउंट आप क्या करोगे, पे करोगे, ठीक है ना। वो टोकन खरीदने के लिए, चिप खरीदने के लिए, कॉइन खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए, वहां पर पार्टिसिपेट करना होगा ना आपको। कसिनो में जिस भी इवेंट में, गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो टोकन वोकन खरीदने पड़ेंगे। तो जितना अमाउंट आप क्या करोगे, पे करोगे कसिनो वालों को। फिर खेलो नहीं खेलो, बाद में बचे हुए कॉइन उनको रिटर्न कर दो, उनसे पैसा ले लो, डजंट मैटर। एक बार आपने जितना भी अमाउंट उनको क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है ना। चिप के लिए, टोकन के लिए जितना भी अमाउंट दे दिया वही उसकी वैल्यू ऑफ क्या बनेगी, सप्लाई बनेगी। उसमें से जितना भी अमाउंट आप मान लीजिए खेलते नहीं है, रिटर्न हो जाता है, रिफंडेड हो जाता है, ओके। या फिर मान लीजिए ऐप खुद अपनी तरफ से जीतने पे आपको कुछ खाते में पैसा क्या कर देती है, डाल देती है। फिर आपने खेला नहीं खेला, निकाल लिया, डजंट मैटर। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रिटर्न पैसा निकाल लिया, रिफंड हो गया, कुछ भी नहीं होगा। आप नहीं खेले, पैसा निकाल लिया, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसने अपनी तरफ से आपके खाते में और बैलेंस क्या कर दिया, डाल लिया खेलने के लिए, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही होगा, आपने जितना अमाउंट क्या करा है, पे करा है, डिपॉजिट करा है, ठीक है ना, वही उसकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। जितना भी अमाउंट रिटर्न हो जाएगा, रिफंडेड हो जाएगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा। एग्जांपल लिख भी दिया, ठीक है ना, कि आपने बचे हुए चिप जो थे, कॉइन थे, वो आपने क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, या आपने पार्टिसिपेट करा ही नहीं तो आपको वापस से पैसा क्या हो गया, मिल गया। कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक बार जितना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया वही उसकी वैल्यू ऑफ क्या बनेगी, सप्लाई बनेगी। वही उसकी क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ क्या बनेगी, सप्लाई बनेगी। तो ये हमारा रूल 31B और रूल 31 कौन सा था, C था। ओके, यस। अब आप आते हैं कौन से पे, रूल 32 पे। क्वेश्चन बनता है रूल 32। ओके, तो रूल 32 क्या है? रूल 32 है सर्टेन सप्लाईज पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। मतलब सर्टेन सप्लाई का हमको वैल्यूएशन दिया है और ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 की पावर से है। मतलब 15 सबसेक्शन 5 की पावर है कि वो सर्टेन सप्लाई का हमको क्या बना के दे सकते हैं, वैल्यूएशन रूल बना के दे सकते हैं, जो वैल्यूएशन रूल दिया है। रूल 32 सब रूल 2 कब लगता है और उसका क्लॉज ए कब एप्लीकेबल होता है? तो डिपार्टमेंट ने इसका आंसर दिया, जब आप क्या करते हो, फॉरेन करेंसी सेल परचेज करते हो। आपका मतलब है बैंक हो गया, मनी चेंजर हो गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, INR देते हैं, या फिर फॉरेन करेंसी बेचते हैं, INR क्या करते हैं, लेते हैं, या एक फॉरेन करेंसी बेच के दूसरी फॉरेन करेंसी क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ये जो परचेज कर रहा है बैंक, जो परचेज कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, किसका, फॉरेन करेंसी का, मनी चेंजिंग कर रहा है, उस सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या है, वैल्यूएशन है, जो रूल 32 सब रूल 2 में दिया है। इसमें हमें 2 क्लॉज दिए हैं, क्लॉज बी ऑप्शनल है, क्लॉज बी ऑप्ट करोगे तो होगा, नहीं तो क्लॉज ए डिफॉल्ट है। बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है क्लॉज ए? क्लॉज ए बहुत सिंपल सा कहता है, भाई बैंक ने फॉरेन करेंसी क्या करी है, परचेज या सेल करी है, तो जो भी डिफरेंस हो, क्वेश्चन बनता है किस चीज का डिफरेंस, तो भाई बैंक ने या फिर तो आपसे क्या करा होगा, फॉरेन करेंसी परचेज करी होगी, तो बैंक की बाइंग रेट ले लो। बैंक फॉरेन करेंसी का करेगा क्या, बैंक भी तो RBI का देगा। तो जो भी बैंक ने जिस रेट पे परचेज करा, मतलब बाइंग रेट है, और जो भी RBI की रेट है, इन दोनों का क्या कर लो, डिफरेंस कर लो। इन दोनों का डिफरेंस कर लो, मतलब RBI की रेट ये रही और बाइंग रेट ये रही, इन दोनों का क्या कर लो, डिफरेंस कर लो। मतलब इतनी कमाई हो गई बैंक की, और इसी कमाई को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो जितनी फॉरेन करेंसी बैंक ने क्या करी है, आपसे परचेज करी है। मतलब टोटल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी उन्होंने आपसे क्या करी, परचेज करी, तो टोटल कमाई आ जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए बैंक ने फॉरेन करेंसी आपको सेल करी है, डॉलर्स आपको सेल करे, तो फिर वो जिस रेट पे सेल करेगा वो सेलिंग रेट होगी। अब बैंक भी तो फॉरेन करेंसी कहां से लाएगा, तो RBI से लाएगा। तो जो भी बैंक की सेलिंग रेट है और RBI की उस करेंसी की जो भी रेफरेंस रेट है, उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। मतलब सिंपल सी बात है, क्या, जो भी सेलिंग रेट है बैंक की और जो भी RBI की रेफरेंस रेट है उस करेंसी की जो बेची गई है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर देगा बैंक जितनी फॉरेन करेंसी उन्होंने वो क्या करी है, सोल्ड करी है, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा वैल्यूएशन हो जाएगा। अब आप यहां पर कहेंगे कि मान लीजिए किसी केस में
जो भी फॉरेन करेंसी बेची खरीदी है बैंक ने, अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट उस समय अवेलेबल ही नहीं हो, अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट उस फॉरेन करेंसी की रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं हो तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा कोई बात नहीं, आरबीआई की रेफरेंस रेट तो अवेलेबल नहीं है लेकिन बैंक की तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट अवेलेबल है। तो बैंक को तो मालूम है ना कि जितना बाई करा तो कितना आईएनआर दिया और सेल करा तो कितना आईएनआर क्या करा लिया, ये तो बैंक को मालूम है। आरबीआई की रेट नहीं है तो क्या हुआ, बैंक की तो बाइंग और सेलिंग रेट है ही, तो बैंक ने जितना भी आईएनआर क्या करा है आपको दिया है या आपसे क्या करा है, रिसीव करा है, आप उसका सिंपली क्या कर लीजिए 1% कर लीजिए और इसी 1% को डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो जो फॉरेन करेंसी सेल परचेज हुई है ये उसकी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई। कब? जब आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं हो। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए ठीक है आरबीआई की रेफरेंस रेट भी अवेलेबल है लेकिन यहां पर बैंक ने एक फॉरेन करेंसी खरीदी तो दूसरी फॉरेन करेंसी बेची है, आईएनआर में ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है, आईएनआर में ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हम वैल्यूएशन करेंगे कैसे? डिपार्टमेंट ने कहा इसका भी सॉल्यूशन है। आप यही तो पूछ रहे हो ना कि जो भी करेंसी परचेज और सेल हुई है दोनों ही करेंसी कौन सी नहीं है, आईएनआर नहीं है। नीदर ऑफ करेंसी एक्सचेंज इज क्या है, आईएनआर। मतलब एक फॉरेन करेंसी बेची, ठीक है ना, बेची और दूसरी फॉरेन करेंसी क्या करी, परचेज करी, कोई बात नहीं, आरबीआई की तो रेट है। आप एक काम करिए, जो भी फॉरेन करेंसी क्या करी है, परचेज करी है, आप उसको आरबीआई की रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करके आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। ओके, और जो फॉरेन करेंसी उन्होंने क्या करी है, सेल करी है, ठीक है ना, उसको भी आरबीआई की रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करके आईएनआर कर लो। मतलब दोनों को आईएनआर निकाल लो, जो भी परचेज करी है उसको आरबीआई की रेट से मल्टीप्लाई करके आईएनआर निकाल लो और जो फॉरेन करेंसी क्या करी है, बेची है, उसको आईएनआर की रेट से मल्टीप्लाई करके, आरबीआई की रेट से मल्टीप्लाई करके आईएनआर निकाल लो। अब इन दोनों अमाउंट में से जो भी लोअर आए उसका आप 1% कर लो और इसी को ही क्या मान लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। हमने कहा बात यहां पर समझ में आ गई। बस हाँ, थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है कि हर ट्रांजैक्शन का ऐसे करना पड़ेगा कि कितने में बेचा, आरबीआई की रेट कितनी है, डिफरेंस निकाला, मल्टीप्लाई करा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा उसका भी एक तरीका हमारे पास में है। वो तरीका क्या है, वो रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज बी में है, वो ऑप्शनल है। यही सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी, सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग है। क्लॉज ए डिफॉल्ट है। अगर वो आपको थोड़ा कंबरसम लगता है तो क्लॉज बी सिंपल है, सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना यह है कि अगर 1 लाख रुपीस तक की आपने ट्रांजेक्शन करी है ईच कस्टमर के साथ में, सेल परचेज जो भी करिए, अगर अप टू 1 लाख तक की करिए, अप टू कितने की करिए, 1 लाख तक की करिए, तो जितने भी अमाउंट के आपने उसको पैसा दिया या आईएनआर में पैसा लिया, आप उसका क्या कर लो, 1% कर लो और उसी को ही हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कुछ आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस ध्यान रखना 1% कब करना है, जो आईएनआर आपने दिया या आईएनआर लिया वो अप टू कितने तक का है, 1 लाख रुपीस का है, ठीक है, 1 लाख रुपीस का है। लेकिन अब आप कहेंगे जैसे कि 20,000 है, अब 20,000 का आप 1% करोगे तो वो तो कितना आएगा, 200 रुपए आएगा। तो इन्होंने कहा इस केस में अगर आप 32 रूल 32 सब रूल 2 और क्लॉज भी ऑप्ट करते हैं तो एक बात इसमें ध्यान रखने की बात है कि इस ऑप्शनल वाले में मिनिमम वैल्यूएशन जो होगा वो 250 रुपए तो होगा ही, पर कस्टमर, पर क्लाइंट, पर ट्रांजैक्शन 250 रुपए तो होगा ही होगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है, मान लो ट्रांजैक्शन का अमाउंट 1 लाख रुपए से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा, अप टू 1 लाख तक तो 1% है, मतलब 1,000 तो वो हो ही गए। 1 लाख का तो 1% करोगे तो 1,000 हो गए। अब 1 लाख से ऊपर है लेकिन अप टू कितना है, 10 लाख है, मतलब एक्सीडिंग तो 1 लाख है, यही तो आपका क्वेश्चन था। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो अप टू क्या है, 10 लाख है, तो आप क्या करिएगा, पहले अप टू 1 लाख तक तो 1,000 हो गया और 1 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है उसका क्या करिए, 0.5 कर लीजिए। तो पहले 1 लाख तक 1% है, फिर 1 लाख के ऊपर 0.5% है, अप टू 10 लाख तक। अब आप कहेंगे कि नहीं, किसी क्लाइंट के साथ में ट्रांजैक्शन करी वो तो 10 लाख से भी ज्यादा की थी, कोई बात नहीं, पहले 1 लाख का 1,000 था, फिर 1 लाख से आपने 10 लाख, मतलब 9 लाख का 0.5%, 4,500 हुआ, मतलब ये टोटल हो गई आपकी 5,500 रुपए, ठीक है ना। 1 लाख का तो कितना हुआ, 1,000 हुआ, 1K हुआ, और 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक क्या हुआ, 4.5K हुआ, मतलब टोटल 5,500 हुआ। अब 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है उसका क्या करिएगा, 0.1% करिएगा। तो रेट 1% है, फिर 0.5 है और फिर पॉइंट क्या है, 1% है। मिनिमम 250 रुपए है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस वैल्यूएशन रूल्स में ऑप्ट करते हो तो मैक्सिमम वैल्यूएशन भी कभी भी 60,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो किसी क्लाइंट के साथ में आपने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, तो फिर आपने ये लगाया 1% लगाया, 0.5 लगाया, 0.1 लगाया, वो 60,000 रुपए से भी ज्यादा आ गया और बैंक ने रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज भी ऑप्ट करा है, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यूएशन 60,000 होगा, 60,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो मिनिमम 250 से कम भी नहीं होगा और मैक्सिमम 60,000 से ज्यादा भी नहीं होगा। रेट 1%, 0.5 और क्या रहेगी, 0.1% रहने वाली है। हमने कहा बात समझ में आ गई। और क्या नोटिफाइड कर रखा है, तो बैंक ने कहा, तो डिपार्टमेंट ने कहा रूल 32 सब रूल 3 के अंदर ये जो एयर ट्रेवल एजेंट होते हैं ना, एयरलाइन कंपनी नहीं, एजेंट जो होते हैं,
ठीक है, जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक टिकट क्या करते हैं, बेचते हैं। एयरलाइन कंपनी नहीं, रेलवे एजेंट नहीं, एयर एजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी एक मैकेनिज्म हमने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगर वो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा टिकट बुक कर रहे हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। हमने कहा मान लीजिए वो डोमेस्टिक टिकट क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तो फिर इस केस में उनको एक सिंप्लीफाइड तरीका दिया हुआ है। जो भी फेयर है, बेसिक फेयर है, एयरलाइन का जो भी कौन सा फेयर है, बेसिक फेयर है, बेसिक फेयर है, उसका क्या कर लीजिए, 5% कर लीजिए। यही डीम्ड क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हमने कहा चलो मान लो ये तो डोमेस्टिक हुआ, अगर एजेंट ने कोई इंटरनेशनल क्या करी है, बुकिंग करी है आने या जाने की, तो फिर उस केस में क्या करें। डिपार्टमेंट ने कहा करना कुछ नहीं है, लेना तो अभी भी आपको कौन सा है, बेसिक फेयर ही लेना है। अब लेना कितना है, 10% है। तो डोमेस्टिक पे 5 है और इंटरनेशनल पे 10 है। हमारा क्वेश्चन है बेसिक फेयर होता क्या है, क्योंकि एयरलाइन जो चार्जेस लेते हैं उसमें कई होते हैं। ठीक है, फ्यूल सरचार्जेस, क्यूट फी, पैसेंजर डेवलपमेंट फीस, ठीक है ना, यूजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस, बहुत तरह के क्या चार्जेस होते हैं। तो बेसिक फेयर क्या है, डिपार्टमेंट ने कम बताते हैं। बेसिक फेयर जो है वो जितना भी उन्होंने आपसे अमाउंट चार्ज करा, उसमें से बेसिक फेयर वो अमाउंट कहलाता है, वो पार्ट ऑफ फेयर कहलाता है जिसपे एयरलाइन कंपनी, ठीक है, जिसपे कौन सी कंपनी, एयरलाइन कंपनी अपने एजेंट को क्या देती है, कमीशन देती है। कमीशन का अमाउंट नहीं, जितने फेयर का परसेंटेज देती होगी ना, कि इस पे हम आपको 1% कमीशन देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, ओके, तो वो जितने अमाउंट पे उसको क्या देती है, कमीशन देती है। अब मान लीजिए फ्यूल सरचार्जेस हैं, वो तो सरकार को पे करने हैं, तो उस पे वो कमीशन क्यों देगी एयरलाइन कंपनी। ओके, एयरपोर्ट ऑपरेटर जो होते हैं, जिनका क्या होता है, एयरपोर्ट मैनेज करते हैं, वो क्या करते हैं, पीएसएफ, पैसेंजर सर्विस फी, यूजर डेवलपमेंट फी भी क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन उस पे कभी भी एजेंट को कमीशन नहीं मिलता। तो बेसिक फेयर का मतलब होता है फेयर का वो वाला हिस्सा जिसपे एयरलाइन कंपनी एजेंट को क्या देती है, कमीशन देती है। तो जिस पे कमीशन नॉर्मली पेड होता है, किसको, एयर ट्रैवल एजेंट को। कौन देती है, ऑब्वियसली बात है एयरलाइन कंपनी देती है। तो उस फेयर के उस वाले हिस्से को, डेट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिक फेयर। तो डोमेस्टिक बुकिंग में आप उसका क्या कर लीजिए, 5% कर लीजिए, और इंटरनेशनल बुकिंग में आप उसका 10% कर लीजिए। और ये क्या हो गया है, वैल्यूएशन हो गया किसका, एयर ट्रैवल एजेंट का, एयरलाइन का नहीं, एयर ट्रैवल एजेंट का। इसके बाद में आते हैं और क्या है, रूल 32 सब रूल 4 है। ये है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए ना, खुद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हम यहां पर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, फलाना इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इन इंश्योरेंस की नहीं, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए यहां पर मैकेनिज्म क्या दिया है, ठीक है, तो यहां पर डिपार्टमेंट ने सबसे पहले पूछा पॉलिसी कौन सी है। भाई पॉलिसी कई तरह की होती है, एक होती है पूरी की पूरी रिस्क कवर करने की, ठीक है ना, उसमें पूरा का पूरा रिस्क ही कवर होता है, कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें कुछ सेविंग नहीं है, उसमें से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग नहीं है, नहीं मरे तो उसमें से कोई पैसा वापस से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने कहा चलो मान लो अगर ऐसी ही कोई पॉलिसी है जिसका पूरा का पूरा अमाउंट ही, एंटायर अमाउंट ही कौन सा है, जो सिर्फ और सिर्फ उस इंश्योरेंस में रिस्क को कवर करने का हो, इसमें पॉलिसी होल्डर का कुछ भी क्या ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, कुछ भी सेविंग का अमाउंट उसमें कुछ भी ना हो, पॉलिसी होल्डर का एंटायर प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क को कवर करने वाला है। तो डिपार्टमेंट ने कहा बहुत सिंपल है, ऐसी स्थिति में फिर जितना भी एंटायर अमाउंट है प्रीमियम का, वही उसकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ क्या होगी, सप्लाई होगी। ठीक है, वैल्यू सप्लाई होगी। हमने कहा अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इन्वॉल्व होता तो डिपार्टमेंट ने कहा आपको ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सब ट्रांजैक्शन मनी होती है, मनी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। तो अगर आपके प्रीमियम में रिस्क का कवर भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो सिर्फ रिस्क कवर वाले पे जीएसटी लगेगा, आपके इन्वेस्टमेंट वाले पे, सेविंग वाले अमाउंट पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो प्रीमियम में जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट वाला होगा, सेविंग वाला होगा, उतने पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो हमने कहा बात समझ में आ गई, हम ग्रॉस प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट वाला लेस कर लेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, यही तो है सिंपल सा, जितना भी ग्रॉस प्रीमियम क्या करा है, पॉलिसी होल्डर से क्या करा है, चार्ज करा है, उसमें से इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाला अमाउंट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट कौन सा बन जाएगा, रिस्क कवर वाला बन जाएगा। ठीक है, ऐसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, कंपोजिट टर्म पॉलिसी, जो रिस्क को भी कवर करती है और इन्वेस्टमेंट सेविंग भी होती है। तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कौन सा हो जाएगा, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। हमने कहा ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है, डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल सा है, आपकी जो पॉलिसी होगी, ठीक है ना, उसमें आपको इंटीमेट करा होगा। मैंने कहा मेरी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैंने देखा उसमें तो इंटीमेट करा हुआ ही नहीं है। हाँ, ये मुझे जरूर एजेंट ने बताया था कि ये पॉलिसी आपके रिस्क को भी कवर करती है और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग भी है, लेकिन जब मैंने इनवॉइस चेक करी तो मालूम पड़ा कि उसमें बाइफरकेशन तो दिया हुआ ही नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली ऐसा भी होता है, ऐसी कंपोजिट टर्म इंश्योरेंस भी होते हैं, है तो ये भी कौन सा, कंपोजिट ही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पॉलिसी होल्डर को क्या नहीं करा हुआ, इंटीमेट नहीं करा हुआ कि तू जो प्रीमियम पे कर रहा उसमें कितना रिस्क कवर हो रहा है और कितना इन्वेस्टमेंट है। हमने कहा उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ने कहा अब इसमें भी आप बताओ क्या ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है क्या, जो एक ही प्रीमियम पे करता हूं, लेकिन मान लो कि अगर ऐसी पॉलिसी हो, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो
ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मेरे को उन्होंने इंटीमेट नहीं करा हुआ हो पॉलिसी होल्डर को, तो क्या करें? तो डिपार्टमेंट ने करना क्या है, तरीका है, जितना भी प्रीमियम उन्होंने आपसे चार्ज करा सिंगल प्रीमियम, उसका डीम्ड क्या कर लो, 10% कर लो, और उसी को हम आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सिर्फ 10% हिस्से वाले को ही क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो पॉलिसी है कौन सी? सिंगल प्रीमियम भी है, प्लस कंपोजिट भी है, और प्लस पॉलिसी होल्डर को इंटीमेटेड भी नहीं है। मैंने कहा अब एक केस मान लो कंपोजिट भी हो, कंपोजिट भी हो, इंटीमेटेड भी नहीं हो, सिंगल भी नहीं हो, तो फिर उस केस में क्या करें? डिपार्टमेंट ने कहा चलो ये है, आप यही तो कह रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट नहीं करा, हालांकि इन्वेस्टमेंट है, सेविंग भी है, ठीक है, लेकिन इंटीमेट नहीं करा, तो उस केस में क्या करना है? डिपार्टमेंट ने क्या कहा, पहले साल का जितना भी प्रीमियम है पहले साल का, उसका तो 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, और पहले साल के बाद में आगे जो सब्सिक्वेंट प्रीमियम आप क्या करोगे, पे करोगे, उसका 12.5%। तो परसेंटेज ध्यान रखना है भाई, जहां इंटीमेट कर दिया वहां तो लेस कर लेना, ओके, और सिर्फ प्रीमियम आपका रिस्क कवर करने का है, तो वो पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अब तीसरा केस कौन सा बच गया है? जहां इंटीमेट भी नहीं करा और कंपोजिट पॉलिसी भी है, तो सिंगल प्रीमियम है तो उसका 10% कर दो, और सिंगल प्रीमियम नहीं है तो पहले साल के प्रीमियम का 25% और आगे के सभी प्रीमियम का 12.5% ही क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू ऑफ क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी। हमने कहा चलो ये भी बात समझ में आ चुकी है, तो अब डिपार्टमेंट ने कहा अब हमारे पास में रूल 32 सब रूल क्या है, 5 है। ये कब लगता है? ये ऐसे सप्लायर पे लगता है, ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर पे लगता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, सेकंड हैंड है, ठीक है ना, खुद सेकंड हैंड नहीं है, मतलब यूज्ड गुड्स परचेज करता है, सेल करता है, ठीक है, जैसे कि पुराने एसी खरीद के बेचता है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, पुराने सेल फोन खरीद के क्या करता है, बेचता है, ठीक है, यूज गुड्स को बेचता है। ध्यान रखिएगा, बेचता ऐसा सच ही हो, रेफ्रिजरेटर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिसमेंटल कर दिया फिर उसको पार्ट को कबाड़ी की तरह बेच रहा है, नहीं। हाँ, हो सकता है बेचने के लिए उसमें उसको कुछ माइनर प्रोसेसिंग, कुछ रिपेयरिंग भी करनी पड़ रही हो, कुछ पार्ट को रिपेयर करना पड़ रहा हो, नया पार्ट भी लगाना पड़ रहा हो, लेकिन बिके रेफ्रिजरेटर की तरह, एयर कंडीशनर की तरह, ठीक है ना, ओल्ड कार है तो ओल्ड कार की तरह ही क्या करे, बिके। तो अगर कोई ऐसा डीलर है जो यूज गुड्स परचेज करके उसको एज सच आगे क्या करता है, सप्लाई करता है, माइनर प्रोसेसिंग अलाउ है, लेकिन ऐसी प्रोसेसिंग भी ना हो जिससे उसका नेचर ही क्या हो जाए, बदल जाए, मतलब रेफ्रिजरेटर ही ना रहे, एयर कंडीशनर भी ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तो उनके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, बाकी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो है ही जितने पे बेचोगे, उनके लिए इन्होंने एक तरीका निकाला। आप एक काम कर सकते हो, वैसे तो सबको अपनी सेलिंग प्राइस पे बेचना होता है, लेकिन आपके लिए विशेष एक तरीका है, आप सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पे आप क्या कर देना, जीएसटी पे कर देना, यही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हमने कहा ये तो बड़ा गजब हो गया, ठीक है ना, आप वैसे तो कहते हो सेलिंग प्राइस पे करो, और यहां कह रहे हो सेलिंग माइनस परचेज पे क्या कर दो, पे कर दो। डिपार्टमेंट ने कहा बात आपकी सही है, तो इसके साथ एक रेस्ट्रिक्शन है कि परचेज पे जो भी जीएसटी है उसका आईटीसी नहीं लोगे। परचेज पे जब आपने उस यूज गुड्स को क्या करा, परचेज करा है, ठीक है ना, तो उस पे आपने कोई भी आईटीसी क्या नहीं करा है, अवेल्ड नहीं करा है, ठीक है ना, उस पे आपने कोई भी आईटीसी क्या नहीं करा है, अवेल्ड नहीं करा हो। अब मैंने यहां पर क्वेश्चन पूछा, आपने क्या कहा है, परचेज पे आईटीसी क्या नहीं करा, अवेल्ड नहीं करा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं रिपेयर के लिए जो इनपुट काम ले रहा हूं, जो सर्विसेज काम ले रहा हूं, या कैपिटल गुड्स जो मेरी दुकानों पे लगे, उनका तो आईटीसी ले सकता हूं। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी, कहा बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम आपको इंटरप्रिटेशन बता देते हैं। हाँ, इस पे किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर आप बिल्कुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी कर सकते हो। आप जो भी इनपुट सर्विसेज ले रहे हो उसका आईटीसी ले लो, जो दुकान पे कैपिटल गुड्स लगे उसका ले लो, रिपेयर में जो इनपुट काम आए हैं उसका भी आईटीसी ले लो। सिर्फ परचेज पे अगर कोई जीएसटी पे करा, अगर परचेज पे करा है, ठीक है ना, वो तो तभी होगा ना जब सप्लाई रजिस्टर्ड, अगर है तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब हमने क्या कहा, वैल्यूएशन परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, क्या रिपेयर के खर्चों की भी डिडक्शन मिल जाएगी क्या? डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की प्रशंसा करी, डिपार्टमेंट ने कहा नो, रिपेयर में जो भी खर्चे हो गए ना वो क्या नहीं होंगे, लेस नहीं होंगे, सिर्फ सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस होगा। मैंने कहा किसी केस में मान लो नुकसान हो गया कि हम मेरी सेलिंग प्राइस परचेज से भी क्या हो गई, कम हो गई, तो फिर उस केस में क्या होगा? डिपार्टमेंट ने कहा अगर ऐसा हो गया तो फिर उस केस में आप उसकी वैल्यू को क्या मान लीजिएगा, नील मान लीजिएगा, ठीक है ना, उसको आप नील मान लीजिएगा। मैंने लिखा तो है, कहां है, ये लिखा हुआ है कि क्या मान लीजिएगा आप, उसका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ओके, नहीं लिखा तो लिख दूंगा मैं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि रह गया हो, ठीक है। तो अगर क्या आ रहा है, नेगेटिव आता है,
तो अगर ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो फिर उस केस में उसको क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे, नील मान लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब चलिए, अब इस पे भी एक प्रोवाइजो है। अब हमने कहा ये प्रोवाइजो कब है, तो यहाँ पर लोन ने समझाया, देखो बैंक वैंक होते हैं, ये आपको कार लोन देते हैं, एक्टिवा क्या देते हैं, लोन लेते हैं, मशीन खरीदने के लिए क्या देते हैं, लोन लेते हैं, इक्विपमेंट देने के लिए लोन करते हैं। फिर आप इनका लोन नहीं चुका पाते तो ये आपके एसेट्स को रीप्रोसेस कर लेते हैं, तो वो भी ओल्ड गुड्स ही हैं, फिर उनको बेच देते हैं। अब प्रोवाइजो की जरूरत इसलिए है क्योंकि बैंक ने उनको खरीदा नहीं है। रूल 32 सब रूल 5 की एप्लीकेबिलिटी कब थी, जब आप डीलर बाइंग भी कर रहे हो यूज गुड्स को और उसकी सेलिंग भी कर रहे हो। अब बैंक इसकी सेलिंग तो कर रहा है लेकिन बाइंग नहीं कर रहा, वो तो डिफॉल्टिंग बोरोवर जिसने किस्तें नहीं चुकाई उससे क्या कर लिया, रीप्रोसेस कर लिया। अब बैंक के पास में यहां पर परचेस प्राइस ही नहीं है, ठीक है ना, बैंक ने परचेस थोड़ी करा है, उसको रीप्रोसेस करा है। अब बैंक अगर ये रूल 32 सब रूल 5 लगाना चाहे तो कैसे लगाए, ठीक है, सेलिंग प्राइस तो है यूज गुड्स की, लेकिन उस यूज गुड्स की क्या नहीं है, परचेस प्राइस नहीं है। तो हम प्रोवाइजो आपको दे रहे हैं जिससे हम परचेस प्राइस निकालना सिखा देंगे आपको। क्या होगा, तो उन्होंने कहा हम आपको परचेज प्राइस निकालना सिखा देते हैं उन रीपर्चेस गुड्स की, ठीक है ना, जिनके बोरोवर कौन थे, डिफॉल्टेड थे, जिन्होंने किस्तें नहीं चुकाई, बैंक ने उनके गुड्स को क्या कर लिया, रीपर्चेस कर लिया है, रीपर्चेस कर लिया है। लेकिन ये प्रोवाइजो तभी एप्लीकेबल होगा जो डिफॉल्टिंग बोरोवर था ना वो रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो उसने उसका आईटीसी ले लिया होगा। और रूल 32 सब रूल 5 की मेन चीज यही है कि जो गुड्स क्या है आप खरीद रहे हो, रीपर्चेस कर रहे हो, उस पर आईटीसी नहीं लिया हो। हाँ, आपकी बैंक में एसी लगे हुए हैं, जो इनपुट सर्विस ले रहे हो किराए की जगह, उसका आईटीसी ले लो, लेकिन जिस चीज को बेच रहे हो ना उसके खरीदने का आईटीसी नहीं लिया हो। तो यहां पर ये डिफॉल्टिंग बोरोवर क्या नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रोवाइजो लग जाएगा और हम आपको परचेज प्राइस निकालना सिखा देते हैं। करना क्या है भाई, डिफॉल्टिंग बोरोवर ने जो कार खरीदी थी, इक्विपमेंट खरीदा था, मशीन खरीदी थी, एक्टिवा खरीदी थी, उसकी परचेज प्राइस तो थी, उसकी परचेज प्राइस थी, उस परचेज प्राइस को क्या कर लीजिए, बैंक रिड्यूस कर लेगा 5% पर क्वार्टर से। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब 30 ml नहीं, क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर क्वार्टर। जीएसटी में हमेशा कैलेंडर क्वार्टर होता है। तो परचेज प्राइस में से 5% पर क्वार्टर आप लेस कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कब से लेस कर लें, तो ऑब्वियसली बात है डेट ऑफ परचेज से, जब से बोरोवर ने उस एक्टिवा को, कार को, मशीन को, इक्विपमेंट को परचेज करा था तब से आप लेस कर लीजिए। और कब तक, जब तक आपने रीपर्चेज करा तब तक नहीं, जब तक आपने उसको आगे क्या करा, टिका है ना, डिस्पोजल, तब तक का आप क्या कर लीजिए, पर क्वार्टर का 5% पर क्वार्टर पार्ट देर ऑफ लेस कर लीजिए। रीपर्चेज नहीं, ठीक है ना, रीपर्चेस नहीं। मान लीजिए रीपर्चेस तो हमने कर लिया था, कब कर लिया था, दिसंबर में कर लिया था, दिसंबर 2024 में, और उसको अपन ने बेचा कब, जनवरी 2025 में। अब आप देखेंगे तो क्वार्टर चेंज हो गया, ये तो कहलाता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर, और ये हो गया जनवरी फरवरी और कौन सा, मार्च। तो इस क्वार्टर का भी 5% लेस करना होगा। तो लेस कब तक का करना है, रीपर्चेस तक का नहीं, ठीक है ना, डेट ऑफ कौन सा डिस्पोजल, उस क्वार्टर का भी लेस करना है। और कौन से क्वार्टर से, जब से उसने परचेज करा था, पुट टू यूज वुड टू यूज नहीं, ये आप लेस कर लीजिए। अब जो अमाउंट आएगा उसको डीम्ड मान लिया जाएगा, जैसे ये बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ये क्या हो गई, परचेज प्राइस हो गई। अब सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, लिख भी दिया, ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं है अगर जो डिफॉल्टिंग बोरोवर है अगर रजिस्टर्ड है, क्योंकि रजिस्टर्ड हुआ तो उसने जरूर उसका क्या ले लिया होगा, आईटीसी ले लिया होगा। तो ये हमारा रूल 32 सब रूल कौन सा था, 5 था। रूल 32 हमारा सब रूल 6, ठीक है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। ये आपको ध्यान है, आजकल ये कूपन वूपन वाउचर क्या होते हैं, बिकते हैं, फिर आप उसको स्पा में, जिम में, रेस्टोरेंट्स के अंदर, रिसोर्ट्स के अंदर क्या करवा लेते हैं, रिडीम करवा लेते हैं। तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ठीक है ना, उस टोकन की, उस वाउचर की, उस कूपन की क्या होगी, क्या जितने पे आपने वो वाउचर खरीदा वो होगी, या जितने की वैल्यू का आपको रिडीम कर लिया। मान लीजिए आप 10,000 रुपए का रिसोर्ट का आपने क्या करा, रूम जो था रिडीम कर लिया, लेकिन वो वाउचर आपको दिया 6,000 रुपए में था, 6,000 रुपए में था, रिडीम आप 10,000 करवा लोगे, 10,000 की वैल्यू की सप्लाई रिडीम हो जाएगी उससे। अब क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 6,000 होगी, 10,000 होगी, तो उन्होंने यहां पर क्या कहा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 6,000 नहीं होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर होगी जितने अमाउंट की वैल्यू, जितनी वैल्यू की आप सप्लाई उससे रिडीम करवा लेते हो, उस टोकन से, उस वाउचर से, जितनी मनी वैल्यू की गुड्स और सर्विस आप रिडीम करवा लेते हो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। वाउचर कितने में मिला वो नहीं, जितने की गुड्स और सर्विस की वैल्यू आप रिडीम करवा लेते हो वही उसकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ क्या होगी, सप्लाई होगी। तो ये हमारा कौन सा हो गया, रूल क्या हो गया, 32 हो गया। अब हम आते हैं रूल किस पे, 33 पे।
अब हमारा क्वेश्चन बनता है भाई, हमने रिसिपेंट से प्राइस भी चार्ज करी प्लस उस पे अदर टैक्सेस भी ले लिए थे, सप्लायर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रिसिपेंट ने जो क्या कर दिया, इनकर कर दिया, वो भी जोड़ लिया था, ठीक है ना। जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस थे वो भी क्या कर लिए थे, जोड़ लिए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी से सब्सिडी मिली वो भी जोड़ लिया था। अब हमारा क्वेश्चन ये, जैसे कि मान लीजिए कार बेच रहे हैं, कार बेचने वाला कार की प्राइस भी चार्ज करता है, एसेसरीज भी ले लेता है, इंश्योरेंस भी ले लेता है, ठीक है ना, वारंटी के पैसे भी ले लेता है। ओके, तो ये सब वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेंगे। और वो हमसे रोड टैक्स भी ले लेता है। हालांकि रोड टैक्स जमा कराने की, चुकाने की जिम्मेदारी खरीदने वाले की होती है और किसको देना होता है, आरटीओ को देना होता है। लेकिन इजी क्या होता है, वो हमसे ले लेते हैं, हमको सीधा शोरूम से क्या मिल जाता है, नंबर भी मिल जाता है, रोड टैक्स पे करा हुआ होता है। आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, रोड चला सकते हैं, कोई नंबर अप्लाई करने की, रोड टैक्स पहले चुकाने की जरूरत नहीं है, आपने शोरूम वाले को दे दिया और वो आरटीओ को जमा करा देते हैं। तो हमसे लेके वो क्या कर देते हैं, जमा करा देते हैं। तो वो तो हम एक तरीके से हेल्प ही कर रहे हैं, वो तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हेल्प ही कर रहे हैं कि हमको जो जाके चुकाना था, हमारी मेहनत कम हो गई, हमसे लेके उन्होंने सीधा अमाउंट क्या कर दिया, जमा करा दिया, हमको कराया काम मिल गया, हमको तो बिल्कुल कराया हुआ काम मिल गया। इसी तरह से जैसे एयरलाइन कंपनी होती है, वो आपसे फेयर चार्ज करती है, फिर क्या चार्ज करती है, वो पैसेंजर सर्विस फी, यूजर डेवलपमेंट फी चार्ज कर लेती है। हालांकि ये खुद के नहीं होते हैं, ये इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी के होते हैं, ठीक है, पैसेंजर से लेने होते हैं। तो एयरपोर्ट वालों को पैसेंजर से लेने होते हैं, तो वो एयरलाइन कंपनी को कहते हैं आप लेके हमको जमा करा दो। हमारा काम आसान हो गया कि हमको उनको जमा कराना था, तो ये हमको कराया काम दे रहे हैं, हमसे लेके उनको क्या करते हैं, जमा कराते हैं। अब ये जो डीलर है, ये बोल रहा है मैं इस पे क्यों टैक्स दूं, ठीक है, एयरलाइन कंपनी बोल रही है कि मैं इस पे क्यों दूं, टैक्स क्यों दूं, ठीक है ना, मैं इस पे क्यों टैक्स दूं। ओके, या फिर जैसे मान लीजिए आपने मेरी क्या ली, क्लास ली, तो मेरी क्लास के साथ में आपने क्या करा, एएफएम का भी क्या कर लिया, ले लिया, या एफआरबी क्या कर लिया, ले लिया। आपने मेरे को दे दिया, मुझे सर को देना है, लायबिलिटी आपकी है, ठीक है ना। आपको तो इजी काम हो गया कि मैंने लेके क्या कर दिया, उनको दे दिया, मैंने आपसे डीटी, आईडीटी, एफआर, एएफए इन सब के पैसे ले लिए और जो उनके होंगे उनको दे दूंगा। तो आपको तो रेडीमेड काम ही मिल रहा है। अब मैं कह रहा हूं, मैं तो डीटी की फीस पे जीएसटी दूंगा, मैं तो आईडीटी की फीस पे दूंगा, दूसरे सर जो एएफएम की फीस चार्ज कर रहे हैं, एफआर की ले रहे हैं, मैंने तो और क्या करा, हेल्प करा कि आपसे लेके उनको कर दिया, मैं इस अमाउंट पे क्यों दूं। तो रूल 33 ने क्या कहा, अगर आप प्योर एजेंट की तरह काम करोगे, मतलब कोई कमीशन वमीशन नहीं लोगे, ठीक है, रिसिपेंट से चार्ज लेके जो दूसरा सप्लायर है उसको क्या कर दोगे, दे दोगे, देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, रिसिपेंट की है, लेकिन आप तो मदद कर रहे हो। तो आप मदद कर रहे हो प्योर तरीके से, बिना कमीशन वमीशन चार्ज करे, तो फिर ये जो शोरूम वाले ने आरटीओ के रोड टैक्स के जो पैसे लिए, वो उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। एयरलाइन कंपनी ने जो पैसेंजर से पैसेंजर सर्विस फी, यूजर डेवलपमेंट फी चार्ज कर ली और लेके किसको दे दी, एयरपोर्ट वालों को दे दी, तो उनके इस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो अगर आप कभी भी प्योर एजेंट की तरह अमाउंट लेके क्या करोगे, दोगे, रिसिपेंट से लेके दोगे, तो वो आपकी सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्टी बनेगा। कंडीशन यहां पर क्या है, कंडीशन ये है कि आप किसी भी तरह का क्या नहीं ले रहे हो, कमीशन चार्ज नहीं कर रहे हो, आप रिसिपेंट से उतना ही अमाउंट रिकवर कर रहे हो जितना आपको आगे क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, उतना ही अमाउंट रिकवर कर रहे हो, ठीक है ना, उतना ही अमाउंट क्या करो, रिकवर करो। तो एज ए प्योर एजेंट की तरह अगर आपका सप्लायर जो आपको गुड्स या सर्विस दे रहा है, अगर वो कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, तीसरी पार्टी को देखे आपसे क्या करता है, ले लेता है, तो जितना भी एक्सपेंडिचर और वो कॉस्ट इनकर कर रहा है, कौन, आपका जो सप्लायर है, लेकिन वो एज ए क्या करता है, प्योर एजेंट करता है, जिम्मेदारी आपकी होती है, वो सिर्फ आपको क्या करता है, मदद करता है, वो आपका रिसिपेंट का सिर्फ प्योर एजेंट करके मदद कर देता है। तो जितना अमाउंट उसने क्या करा है, एज एन प्योर एजेंट क्या करा है, आपसे रिसीव करा है, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। तो एसेसरीज अमाउंट पे लग जाता है, ठीक है ना, वारंटी के लिए जितना भी पैसा लेते हैं लग जाता है, इंश्योरेंस पे जितना पैसा लेते हैं वो लग जाता है, लेकिन जो डीलर आपसे शोरूम वाला आरटीओ रोड टैक्स के नाम से जितना भी लेता है, वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि वो प्योर एजेंट की तरह करता है वो आपका। तो रूल 33 हमको ये बोल रहा है, अगर प्योर एजेंट की तरह अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करोगे, रिसिपेंट से फिर कलेक्ट करोगे, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या नहीं बनेगा, पार्ट नहीं बनेगा। तो ये हमारा कौन सा था, रूल क्या था, 33 था। यस अब हमारा क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए अगर हमने कोई सप्लाई क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, ठीक है ना, और जो ट्रांजैक्शन हुई है वो फॉरेन करेंसी में हुई है। अब वैल्यूएशन तो आईएनआर में करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए, टर्नओवर निकालने के लिए। तो फिर हम उसको कौन से एक्सचेंज रेट लेंगे, किसकी लेंगे और कौन से दिन की लेंगे। तो डिपार्टमेंट ने पूछा, केस पूछ लो भाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, या इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो हमने कहा, हमको एक चीज तो हमको मालूम है शुरुआत से कि इंपोर्ट ऑफ जब क्या होता है, गुड्स होता है, तो उस पे सारा काम ही क्या होता है, कस्टम्स में होता है, ठीक है ना। किस दिन की क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है, वो कस्टम्स एक्ट बताएगा, किसकी एक्सचेंज रेट लेनी है वो भी बताएगा। और हमें मालूम है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री क्या करते हैं, फाइल करते हैं ना, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, उस दिन की एक्सचेंज रेट लेते हैं, ओके, और लेते भी किसकी, सीबीआईसी की, ये मालूम है। अब हमारे लिए 3 केस बचे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स,
ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत ही सिंपल है, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो आप किसकी एक्सचेंज रेट लोगे, आप लोगे सीबीआईसी की। किसकी लोगे, सीबीआईसी की लोगे। अब आप पूछोगे किस दिन की लेनी है, तो उस सप्लाई पे जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आता है, सेक्शन 12 होता है ना सीजीएसटी एक्ट का, गुड्स पे सर्विस पे 13 लगता है, गुड्स पे 12 लगता है। अब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पूछा है तो उस पे जिस दिन सेक्शन 12 से टाइम ऑफ सप्लाई आया उस दिन की एक्सचेंज रेट लेंगे और लेंगे सीबीआईसी की। इंपोर्ट के केस में तो हमारा कस्टम सी क्या कर लेगा, देख लेगा, कस्टम एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट देख लेगा। अब आती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की, ठीक है ना। दोनों ही केस में एक्सचेंज रेट किस दिन की लेंगे, तो सेक्शन 13 से क्या निकलता है, उस पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है। तो चाहे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, सेक्शन 13 से जिस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा उस दिन की एक्सचेंज रेट लोगे। अब लोगे किसकी, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो लोगे, अकाउंटिंग वाली लोगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे सीबीआईसी की लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी सीबीआईसी की लेते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस पे दोनों की कौन सी लेते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग वाली लेते हैं। किस दिन की लेते हैं, तो जिस दिन की क्या होती है, टाइम ऑफ सप्लाई होती है। ओके, तो हमने कहा बात समझ में आ गई। लास्ट रूल है हमारा रूल 35, इसके बाद सर्कुलर होते हैं। ठीक है, जीएसटी कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाई बाय रेट कर दो, निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो क्या करेंगे, तो डिपार्टमेंट ने कहा ध्यान से सुनना, सबसे पहले इंक्लूसिव हो, कुछ भी हो, इंक्लूसिव है, सबसे पहले आप क्या निकालो, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो। सेक्शन 15 से सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3, पहले आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो। जो जो ऐड करना है वो ऐड कर लो, जो जो लेस करना है वो लेस कर लो। पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो, जो प्राइस है उसमें टैक्सेस जोड़ दो, उसमें क्या जोड़ दो, इंश्योरेंस जोड़ दो, आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर कर दिए सप्लायर के वो जोड़ दो, सब्सिडी अगर जुड़ रही है वो जोड़ दो, इंटरेस्ट जुड़ रहा है वो जोड़ दो, डिस्काउंट लेस हो रहा है लेस कर लो। आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है वो इंक्लूसिव ऑफ क्या है, जीएसटी है, ठीक है, आप जो ये लिखा हुआ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ही निकालोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे। ऐसा नहीं करोगे कि इस प्राइस को क्या कर दिया, कहां पहुंच गए, यस, कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि प्राइस दी हुई है 5 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आपने 5 लाख डिवाइडेड बाई 118 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 100 कर दिया। ये कभी नहीं करोगे, ये रॉन्ग हो गया। आप पहले प्राइस है, टैक्सेस ऐड कर लो, ठीक है ना, जो आपने रिसिपेंट की तरह खर्चे इनकर कर दिए हैं वो ऐड कर दो, ठीक है, जो इंश्योरेंस कमीशन है वो ऐड कर दो, सब्सिडीज ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऐड कर दो। आप वैल्यू ऑफ क्या निकालो, पहले सप्लाई निकालो, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई है, डिवाइडेड बाई क्या करो, 100%, 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई डिवाइडेड बाई 118 कर लो, अगर रेट ऑफ जीएसटी 18 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और अगर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 18 कर दोगे तो ये जीएसटी अमाउंट निकल जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बाय 18 कर दोगे तो जीएसटी निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूसिव जीएसटी निकलेगी। बस ध्यान रखना, क्वेश्चन में प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा तो ये सीधा प्राइस पे मत कर देना, पहले आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ही निकालना, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिवाइडेड बाई 118 और मल्टीप्लाई बाय 100 या मल्टीप्लाई 18 करके ही क्या करना, कैलकुलेट करना। तो ये हमने क्या करा, सेक्शन 15 करा, हर एक क्वेश्चन बता के आपको क्या करा, वैल्यूएशन रूल 27, 28, 29, 30, 31, 31 ए बी सी, ठीक है ना। उसके बाद में 32 के सब रूल थे, 33, 34, 35 ये हमने कवर करे। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे इसके क्या है, सर्कुलर्स।